हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। इस पर्टिकुलर सेशन में हम आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पॉलिटी और प्लेसेस इन न्यूज़, ये दो सेशंस आ चुके हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। और अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सेशंस को लाइक कर दें। ऑल राइट, तो अपने पहले आर्टिकल पे मूव करते हैं। पहला है कोल्हापुरी चप्पल्स क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि एक ग्लोबल ब्रांड प्रादा ने शोकेस करते हुए अपने फुटवेयर को शोकेस करते हुए एक सैंडल शोकेस करी, मेंस सैंडल शोकेस करी, दैट वाज वेरी मच इन रिजेम्बलेंस विद आवर ट्रेडिशनल कोल्हापुरी चप्पल्स, राइट, जिनके पास जीआई टैग भी है। कहाँ से रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र और कर्नाटका। यहाँ का जो कोल्हापुर रीजन है वहां पे ऑलमोस्ट कुछ कोऑपरेटिव्स हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके पास ये जीआई टैग है। ऑलमोस्ट 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 महाराष्ट्र और 4 कर्नाटका। यहीं की कोऑपरेटिव्स और यहीं के जो क्राफ्ट्समैन हैं या जो आर्टिजन्स हैं उनके पास ये राइट है कि वो विद द नेम कोल्हापुरी चप्पल अपने जो क्राफ्ट्स वो बनाएंगे या जो सैंडल्स वो बनाएंगे उनको बेच सकते हैं, राइट। अभी कंट्रोवर्सी क्या हुई थी कि प्रादा ने सेम डिजाइन को कॉपी करते हुए, इमिटेट करते हुए ये सैंडल्स शोकेस करी अपने फैशन शो में। अब वो तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज की इसको बेचेंगे, और जो हमारी ट्रेडिशनल कोल्हापुरी चप्पल है वो तो 1,000 की भी नहीं होती। सो यू कैन सी द गैप। जबकि जिन्होंने प्रिजर्व किया है, ये टेक्निक प्रिजर्व की है, जिनके पास ये इंटरजनरेशनली ट्रांसफर हुआ है, दे आर आर क्राफ्ट्समैन। हमारे इंडिजीनियस क्राफ्ट्समैन है जिनके पास असल में ये नॉलेज थी या जिन्होंने प्रिजर्व करके रखा है इस पर्टिकुलर टेक्निक, राइट। और उनको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया। एंड इट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी हमने देखा है कि ग्लोबल ब्रांड्स ऐसा करते आए हैं। उन्होंने बनारसी मोटिव्स का यूज किया विदाउट गिविंग क्रेडिट्स। देन जब ये कंट्रोवर्सी पूरी रिसरफेस हुई, राइट, पूरा हमने प्रोटेस्ट करा इसके अगेंस्ट दैट दिस शुड नॉट बी डन, हमको क्रेडिट मिलना चाहिए। उसके बाद राधा ने एक क्लैरिफिकेशन इशू करी कि यस, वी वर इंस्पायर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल्स के डिजाइन से इंस्पायर्ड हम थे, राइट। तो हमको क्या क्या डिस्कस करना है? एक तो हम मेंस का थोड़ा एंगल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से ये जो आईपी राइट्स होते हैं ये काफी ज्यादा इंडिविजुअल सेंट्रिक है, और जो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है, इंडिजीनियस क्राफ्ट्समैन है, इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो मेंस वाला एंगल हुआ। और कोल्हापुरी चप्पल्स और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। कोल्हापुरी चप्पल्स ये हैंड क्राफ्टेड होती है, एंटायरली मेड बाय ह्यूमन बींग्स, राइट। इसमें कोई भी मशीन का यूज नहीं होता, इंडिजीनियस टेक्निक्स यूज होती हैं। और ब्रेडेड लेदर स्ट्रैप्स, इंट्रिकेट कटवर्क और ड्यूरेबल ओपन टो डिजाइन, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये जो कटवर्क और लेदर स्ट्रैप्स ब्रेड की जाती हैं, और इसको एंटायरली मैनुअली ही प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, और वेजिटेबल टैंड लेदर का यूज इसमें होता है। एक्चुअली जो बेल्ट्स होती हैं, जो सैंडल्स होती हैं, जो लेदर की सैंडल्स या लेदर की बेल्ट्स होती हैं, इसमें वेजिटेबल टैनिंग का ही यूज किया जाता है, राइट। केमिकल टैनिंग इसमें काफी कम ही यूज की जाती है। वेजिटेबल टैन लेदर क्या होगा कि जिसमें टैनिंग की प्रोसेस जो होती है, देखो, लेदर जब बनाएंगे तो वो एनिमल हाइड से बनता है। अब एनिमल हाइड को बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग इसमें होती है, और इसी प्रोसेस को हम टैनिंग कहते हैं। ठीक है, इसी पूरी प्रोसेस को, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें हम नहीं जाएंगे, जिसमें डिहाइड्रेट वो हाइड को किया जाता है। बेसिकली उसको ड्यूरेबल बनाना है। हाइड तो सॉफ्ट सी होती है, उसको ड्यूरेबल लेदर बनाने की प्रोसेस को टैनिंग कहते हैं। और इस टैनिंग में अगर प्लांट प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, जैसे बार्क, लीव, स्टेम्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर यूज हो रहे हैं तो उसको कहेंगे वेजिटेबल टैन लेदर। और अदरवाइज जैसे क्रोमियम सॉल्ट यूज कर लिए जाते हैं, और क्रोमियम सॉल्ट जब यूज करते हैं तो उसको कहेंगे केमिकल टैंड लेदर। केमिकल टैंड लेदर में ऐसा होता है कि वेराइटी ऑफ कलर्स आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर वेजिटेबल टैंड है तो यही वाली कुछ शेड्स आपको मिल सकती है, थोड़ी लाइट, थोड़ी डार्क ब्राउन की ही शेड्स। बट जब क्रोमियम सॉल्ट यूज होंगे, केमिकल्स यूज होंगे, तो उसमें वेरीड कलर पैटर्न हमको मिल सकते हैं। ठीक है, और वो जल्दी भी काम हो जाता है, उसमें टैनिंग की प्रोसेस जल्दी हो जाती है, 1-2 दिन में हो जाती है। वेजिटेबल टैनिंग में थोड़ा टाइम लगता है। बट अगेन वेजिटेबल टैनिंग इज इको फ्रेंडली है, स्किन फ्रेंडली है। ठीक है, ये याद रखना वेजिटेबल टैन लेदर क्या होता है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा याद रखना, बाकी तो कोई इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। ऑल राइट, कमिंग बैक टू कोल्हापुरी चप्पल्स, तो क्राफ्ट ट्रेडिशन पास डाउन हुआ है जनरेशनली
इंटरजनरेशनली पास डाउन हुआ है और हमारे जो आर्टिजन्स हैं उन्होंने इसको हेरिटेज की तरह प्रिजर्व करके रखा है। अभी 2019 में ही कोल्हापुरी चप्पल्स को जीआई टैग मिला था। ठीक है, जीआई टैग क्या, 1999 का एक्ट है जिसके अंडर रजिस्टर किया जाता है इस तरह के प्रोडक्ट्स को। एंड फिर उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ज्योग्राफी स्पेसिफिक जीआई टैग होता है कि अगर देखो कोल्हापुरी चप्पल है, इस तरह का डिजाइन मैं भी इमिटेट कर सकती हूँ। यहाँ हिमाचल में बैठे हुए मैं सेम तरह का डिजाइन इमिटेट कर सकती हूँ और मैं भी इस तरह का सैंडल बना सकती हूँ, बट क्या मैं उसको बेच पाऊंगी या क्या मैं उसकी ब्रांडिंग कर पाऊंगी विद द नेम कोल्हापुरी चप्पल्स? नो, आई कांट, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब जो ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ एरियाज को। 4 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की है, 4 कर्नाटका की है। तो यहीं के आर्टिजन्स, यहीं के जो कोऑपरेटिव्स हैं, यहीं के जो आर्टिजन्स हैं, वो ब्रांडिंग कर सकते हैं एज कोल्हापुरी चप्पल्स और यहीं से फिर उसकी वैल्यू भी डिराइव होती है, क्योंकि यहाँ पे हेरिटेज की तरह प्रिजर्व हुआ है। तो माना जाता है कि यहीं की बेस्ट होंगी, जैसे डिंडीगुल लॉक्स है या सोजत मेहंदी। तो वो सोजत मेहंदी क्यों खास है, क्योंकि वहां की राजस्थान का जीआई टैग है सोजत, इज द नेम ऑफ प्लेस। तो वहीं की मेहंदी, उसमें स्पेशल टाइप की खुशबू होती है, इसलिए उसको उसकी स्पेशलिटी की वजह से उसको ये जीआई टैग मिला है, राइट? सो वी नो दैट जीआई टैग्स आर ज्योग्राफिकली स्पेसिफिक। अब ये चैलेंजेस क्या फेस करते हैं कि एक तो मार्केट श्रिंक हो रही है, मशीन मेड इमिटेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमिटेट तो कर सकते हैं, सेम डिजाइन बना सकते हैं, बट फिर वो वहां के आर्टिजन से नहीं बनाई होगी, वो ओरिजिनल नहीं होगी। और इसी ओरिजिनलिटी की वैल्यू होती है और इसी ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व किया जाता है थ्रू जीआई टैग्स। ठीक है, देन हाँ, इसका ओरिजिन हुआ है 12th टू 13th सेंचुरी में, मराठा रीजन में ही इसका ओरिजिन हुआ था कोल्हापुरी चप्पल्स का। एंड 2018 में इसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, जीआई टैग कितने सालों के लिए मिलता है? 10 सालों के लिए, 10 ईयर्स के लिए जीआई टैग दिया जाता है। महाराष्ट्र की 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली और सतारा। और कर्नाटका की भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये भी याद रखना, कर्नाटका सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, कर्नाटका भी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो अगर पता नहीं है तो। धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट और विजयपुर, ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हैं ज्योग्राफिकली। ठीक है, और अच्छा, ये जो किंग्स मैं आपको बता देती हूँ, किंग बिजाला एंड बासवना। मराठा रीजन में 12th से 13th सेंचुरी में कौन कौन से किंग्स एसोसिएटेड थे जिन्होंने ज्यादा पैट्रोनेज दिया? तो वो थे किंग्स बिजाला एंड बासवना। ये भी याद रखना, कहीं पे अगर ऑप्शंस में आए तो यू कैन मार्क इट करेक्ट। ठीक है, बिजाला एंड बासवना ये 2 किंग्स एसोसिएटेड हैं विद कोल्हापुरी चप्पल्स। और 12th से 13th सेंचुरी की ये क्राफ्ट है। अब कमिंग टू करंट कंटेक्स्ट, करंट जो हुआ है कि राधा ने इसको इमिटेट किया और कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। तो दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ कल्चरल अप्रोप्रिएशन। कल्चरल अप्रोप्रिएशन और कल्चरल अप्रिसिएशन में क्या फर्क होता है? कल्चरल अप्रोप्रिएशन हुआ जैसे इस पर्टिकुलर केस में कि जो भी कोलोनाइज्ड कम्युनिटीज थी, जैसे हम वी वर कोलोनाइज्ड, राइट? इंडिया वाज कोलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स, राइट? तो जो भी डोमिनेंट ग्रुप है, जैसे ये जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, दे आर डोमिनेंट ग्रुप्स। और ये बिना कंसेंट के हमारा जो क्राफ्ट्समैन है या जो क्राफ्ट्समैनशिप है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको यूज कर रहे हैं और हमको क्रेडिट भी नहीं दे रहे। तो दिस इज कल्चरल अप्रोप्रिएशन। कल्चरल अप्रिसिएशन क्या होता कि वो इमिटेट करते लेकिन वो बकायदा ड्यू क्रेडिट देते कि ये हमने इंडिया से इंडिया की ये आर्ट है, उन्होंने प्रिजर्व की है, राइट? इस तरह से अगर वो ऐसा करते तो इससे क्या होता कि जो असली क्राफ्ट्समैन है उनको उनका ड्यू मिलता, उनको उनका ड्यू क्रेडिट मिलता। ठीक है, बट दिस इज कल्चरल अप्रोप्रिएशन। समझ आ गया कि बिना कंसेंट, बिना क्रेडिट, बिना कंपनसेशन के इस तरह से किसी की हेरिटेज को, किसी के कल्चरल एलिमेंट को यूज करना। ठीक है, फैशन में क्या होता है, जैसे इंडिजिनियस डिजाइन, मोटिव्स, क्राफ्ट्स, लग्जरी ब्रांड्स यूज कर लेते हैं इनको और क्रेडिट भी नहीं देते और ना ही कंपनसेशन देते हैं। इस केस में हमको कंपनसेशन नहीं मिलने वाला, क्रेडिट मिलना था वो मिल चुका है, जितना क्रेडिट वो दे सकते थे उन्होंने दे दिया है, बट कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दिस इज नॉट एन आईपी राइट। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर काफी कुछ आता है, कॉपीराइट्स आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं या फिर पेटेंट आते हैं। ठीक है, इनको अगर आप यूज करेंगे विदाउट कंसेंट या विदाउट गिविंग कंपनसेशन तो आप पे फिर फाइन लगता है। जीआई टैग्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो ये ज्योग्राफिकली स्पेसिफिक है और दूसरे इंडिया
इंडिया के बाहर क्या, इंडिया में भी मैं इमिटेट कर सकती हूँ, बस मैं नाम नहीं यूज कर सकती, मैं ब्रांडिंग कोल्हापुरी चप्पल नहीं कर सकती, बाकी इस तरह की चप्पल तो मैं भी बना सकती हूँ यहाँ हिमाचल में बैठे हुए, राइट। सो इसी वजह से कंपनसेशन नहीं मिलता, और यही एक प्रॉब्लम है। यही एक मेंस का भी एंगल हो सकता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप है, या जो हमारे आर्टिजन्स हैं जिन्होंने हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व किया है, उनके लिए उनको ड्यू क्रेडिट देने के लिए हमारे पास इस तरह का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं। लिमिटेशन ऑफ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इसके पास पेटेंट होता तो पेटेंट किस लिए मिलता है कि कोई नोवेल आपने इन्वेंशन किया है तो आपको पेटेंट मिल जाएगा। ठीक है, फॉर सर्टेन ईयर्स, 20-25 ईयर्स के लिए पेटेंट मिलेगा। बट इसमें नहीं होता, एक तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, ये जो आर्टिजन्स हैं इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम ही इसको यूज कर सकते हैं, हमारी टेक्निक है, हम ही यूज कर सकते हैं, एनी वन कैन यूज, राइट, कोई भी यूज कर सकता है। और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास तो ओरली उनको ट्रांसफर किया है, इंटरजनरेशनल उनकी हेरिटेज है एक तरह से। तो डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आईपी राइट हम क्लेम नहीं कर सकते, और इसके कारण ये एक लूप होल बन जाता है। इंडिया का जो जीआई एक्ट 1999 है, वो विद इन इंडिया ओनली वर्क करता है। उसके कारण सिर्फ कोल्हापुरी चप्पल टर्म डोमेस्टिकली यूज नहीं हो सकती, अब्रॉड में तो खैर वो भी हो सकती है। ठीक है, इंटरनेशनली फ्रेमवर्क क्या है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये डिस्कस कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। बट करंटली हमारे पास इस तरह का कोई बाइंडिंग फ्रेमवर्क नहीं है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क नहीं है कि अगर हम किसी कंट्री के ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप को इस तरह से यूज किया जा रहा है, हेरिटेज को यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए कोई इस तरह का वॉयलेशन के लिए कोई फ्रेमवर्क हमारे पास नहीं है। प्रोटेक्शन कब मिलती है, अगर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट हो। पर पेटेंट के लिए वो नोवेल होना चाहिए, राइट, कोई नया इन्वेंशन होना चाहिए, साथ में डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कि आप ही ने बनाया है। तो इस तरह की लूप होल्स ऑलरेडी हैं, और ये एक लीगल ग्रे एरियाज हैं जिसकी वजह से हमारे जो डिजाइन्स हैं वो यूज होते हैं या इमिटेट किया जाता है विदाउट गिविंग अस ड्यू क्रेडिट्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लोबल डिबेट जो हुई इस तरह से डीकोलोनाइजिंग फैशन को, डिबेट को फिर से स्टर करती है, और एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, कि आपने अगर हमारे टेक्निक को यूज भी किया है तो एटलीस्ट आप क्रेडिट दीजिए, और इंडिजीनियस आर्टिशंस के राइट्स को भी एडवोकेट करती है। ठीक है, तो ये एक तरह से पावर असिमेट्रीज भी दिखा रहा है कि जो ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स हैं दे कैन यूज एनी वंस हेरिटेज। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हुआ, सारा कोल्हापुरी चप्पल्स का क्लियर हुआ। एक बार थोड़ा सा सम अप करते हैं इसको। 12th से 13th सेंचुरी के बीच में मराठा रीजन में मिला है, दो जीआई टैग अभी दो स्टेट्स के पास है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनके चार चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके नाम एक बार देख लो, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सतारा, धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट एंड विजयपुर, यही चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कर्नाटका भी है, याद रखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं। देन बिजाला एंड बांसवाना का नाम याद रखना, ये दो किंग्स थे जिन्होंने मराठा रीजन में इनको और ज्यादा पेट्रोनेज दिया, जिसकी वजह से कोल्हापुरी चप्पल्स, ये जो पूरा बनाने का तरीका है, ये थोड़ा ज्यादा फेमस हुआ। एंड वेजिटेबल टैंड लेदर का यूज होता है। एक्चुअली जितनी भी ये चीजें होती है, जैसे बेल्ट्स हो गई या फिर बुक्स, लेदर बाइंडिंग आती है बुक्स की भी, तो उसमें भी वेजिटेबल टैंड लेदर ही यूज होता है, बिकॉज इट इज मोर इको फ्रेंडली भी होता है और साथ में स्किन फ्रेंडली भी होता है, कोई ऐसा रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, होपफुली क्लियर हुआ कोल्हापुरी चप्पल्स वाला ये पूरा आर्टिकल। मेंस में क्या हो सकता है, मेंस में वही जो मैंने आपको समझाया कि हम लैक करते हैं कोई एक फ्रेमवर्क, ग्लोबल फ्रेमवर्क भी, और अपनी कंट्री के विद इन भी ऐसा फ्रेमवर्क हम लैक करते हैं जिससे हम अपना जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप है उसको प्रिजर्व कर सके या उसको प्रोटेक्ट कर सके, और अल्टीमेटली अपने आर्टिसंस को उनका ड्यू क्रेडिट दे सके। तो ये हम लैक करते हैं, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, ये मेंस का पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धू नोनिया। ये क्यों न्यूज में थे, क्योंकि इनकी मार्टरडम की सैनिटरी 100 ईयर्स इनको कंप्लीट हुए, और जिसकी वजह से हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इनको ट्रिब्यूट दिया, और ये न्यूज में आए। अब ये बुद्धू नोनिया न्यूज में आए, साथ ही में नोनिया रेबेलियन भी न्यूज में आया। नोनिया कम्युनिटी को क्योंकि ये बिलोंग करते हैं, तो नोनिया रेबेलियन भी इन्हीं के साथ न्यूज में आया। हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही में हम नोनिया रेबेलियन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले नोनिया रेबेलियन डिस्कस कर लेते हैं। अ, देखो, ये नोनिया जो कम्युनिटी है, दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग सॉल्ट
सॉल्ट पीटर या फिर इसको ये लोग कहते थे शोरा। क्या होता है ये गन पाउडर बनाने में, बारूद बनाने में एक बहुत ही की इंग्रेडिएंट होता है। तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी, इनकी इकोनॉमी किस पे चलती थी? ये शोरा या सॉल्ट पीटर बनाने पे। जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको भी गन पाउडर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो वो चाहते थे कि ये जो कम्युनिटी जो बना रही है, एक्चुअली में बिहार में ये जो सारण, वैशाली, पूर्णिया और भी कुछ एक दो एरियाज हैं, तिरहुत, हाजीपुर, ये एक्चुअली में गढ़ थे जहां पे ये शोरा या ये सॉल्ट पीटर बनाया जाता था। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ने इसके बाद क्या किया होगा? फिर उन्होंने कह दिया होगा कि अब हमारी मोनोपोली है, अब आप ये जो गन पाउडर के लिए सॉल्ट सॉल्ट पीटर बना रहे हैं ये आपको हमको ही बेचना पड़ेगा, आप किसी और को नहीं बेच सकते। और फिर जब हम ही खरीदेंगे तो फिर हम दाम भी मनमाना लेंगे, राइट? इससे क्या हुआ? एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ नोनिया कम्युनिटी का, एंड देन फिर ऑब्वियसली उनमें अग्रेशन आया, एंड देन उसके बाद हुआ नोनिया रेबेलियन इन 1778 टू 1800। इट वाज क्रश्ड डाउन इवेंचुअली, बट देन इट इज सिग्निफिकेंट क्योंकि जब हम अपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं या हम मेंस के लिए भी पढ़ते हैं तो हम 1857 से पहले के रेबेलियंस पढ़ते हैं। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ब्रिटिश की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी उनकी वजह से इस तरह के रेबेलियंस पहले भी हुए हैं, और जिससे अल्टीमेटली फ्यूल हुआ है फिर बाद का बड़ा रिबेलियन। ठीक है। सो नोनिया रिबेलियन, इट वाज व्हाट? इट वाज सीरीज ऑफ अपराइजिंग बाय नोनिया कम्युनिटी। नोनिया कम्युनिटी मैंने आपको बता दिया कि सॉल्ट पीटर प्रोडक्शन में देवर ट्रेडिशनली एंगेज्ड। शोरा भी इसको ये कहते थे, सॉल्ट पीटर या शोरा। और देन अल्टीमेटली जब मोनोपोली स्टेब्लिश हुई तो एक्सप्लॉइटेशन इनका शुरू हुआ, एंड देन इवेंचुअली दे रोज टू, दे अज्यूम्ड, दे वांटेड टू अज्यूम पावर कि हमको अब ये मोनोपोली नहीं चलेगी, हम जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं। ठीक है। इट वाज ट्रिगर्ड बाय इकोनॉमिक हार्डशिप और कॉलोनियल ट्रेड प्रैक्टिसेस। इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेजिस्टेंस शुरू किया अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। ऑब्वियसली कुछ कर नहीं पाए, ब्रिटिशर्स ने क्रैश कर दिया, बट देन इट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है। नोनिया रेबेलियन याद रहेंगे, 1778 टू 1800, इसके बीच में ये रहा। ट्रेडिशनली एंगेज्ड इन सॉल्ट पीटर प्रोडक्शन या शोरा प्रोडक्शन विच इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ गन पाउडर। ठीक है। ये कुछ एरियाज याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कई बार प्रीलिम्स में कि सारण वेश कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको हम ज्योग्राफिकली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्ट पीटर, तो उसमें सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तिरहुत और हाजीपुर भी इंक्लूडेड है। ठीक है। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट्स एंड कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमिक रिवोल्ट का एक एग्जाम्पल है बिफोर 1857, और शो करता है कि कैसे कॉलोनियल मोनोपोलीज ने अल्टीमेटली पॉपुलर अपराइजिंग को ट्रिगर किया है। नाउ कमिंग टू बुद्धू नोनिया, जिनकी वजह से ये पूरा न्यूज में आया था। इनको, इनके मैट्रीडम पे ही प्राइम मिनिस्टर ने इनको श्रद्धांजलि दी थी। इनके बारे में डिस्कस कर लेते। सो ही वाज बोर्न इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, बिहार। नोनिया कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। इनका भी फ्रीडम स्ट्रगल में काफी रोल रहा है ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह। इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था 1930 में, जो हुआ था दैट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। इन्होंने सॉल्ट बनाया भी था और डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, और डायरेक्टली वॉयलेट किया था ब्रिटिश के सॉल्ट टैक्स को। एंड फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इनको एक सॉल्ट कॉर्ड्रन में, बॉइलिंग सॉल्ट कॉर्ड्रन में फेंक दिया, एंड दैट इज हाउ वो शहीद हो गए। कॉर्ड्रन क्या होता है? मेटल का पॉट सॉर्ट ऑफ होता है। बॉइलिंग सॉल्ट के मेटल के पॉट में इनको धकेल दिया गया, एंड इवेंचुअली ही डाइड, बट इट बिकेम अ सिंबल ऑफ ग्रास रूट रेजिस्टेंस और सैक्रिफाइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। इसकी वजह से इनका जो योगदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और इनको श्रद्धांजलि दी गई। याद रहेगा सब कुछ। बुद्धू नोनिया belong to Nonia community, saltpeter production, then और बुद्धू नोनिया किसके साथ एसोसिएटेड है? सॉल्ट सत्याग्रह के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है सेनेटेनरी ऑफ हिस्टोरिक कन्वर्सेशन बिटवीन महात्मा गांधी एंड श्री नारायण गुरु। सो जब वाइकॉम सत्याग्रह हुआ उस समय पे, यू मस्ट बी नोइंग कि 1925 का टाइम है, जब महात्मा गांधी जी भी केरला गए थे मीडिएशन करने के लिए वाइकॉम सत्याग्रह के टाइम पर। उसी समय पे वो मिले थे श्री नारायण गुरु से। श्री नारायण गुरु के इन्फ्लुएंस से ही वाइकॉम सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो इनकी बातचीत जो हुई थी वो काफी हिस्टोरिक थी, और उसी को 100 साल पूरे हो गए हैं। और पीएम ने, हमारे पीएम ने इनॉग्रेट किया जो सेनेटरी
सेलिब्रेशन हो रही थी इस हिस्टोरिक मीटिंग की, और उसके कारण ये न्यूज़ में था। ये शिवागिरी मठ में हुई। एक्चुअली ये शिवागिरी मठ भी कुछ समय पहले न्यूज़ में था, जून से पहले न्यूज़ में ये था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ के जो प्रीस्ट हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस पहले से चली आती थी कि जो मेल्स हैं, वो अ, टेम्पल में एंटर होने से पहले या मठ में एंटर होने से पहले अल्टीमेटली क्या करते थे, अपना जो अपर बॉडी में उन्होंने जो भी क्लोथ्स पहने हैं उसको उतार देते थे। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उनका सेक्रेड थ्रेड या जनेऊ जिसको कहते हैं, सेक्रेड थ्रेड जो ब्राह्मण्स को अलाउ होता है पहनना, वो चेक किया जा सके कि क्या ये इंडिविजुअल ब्राह्मण है या नहीं। तो अब ये तो प्रैक्टिस होनी नहीं चाहिए, बिकॉज एवरीबडी इज अलाउड टू एंटर इनटू टेम्पल्स नाउ। ठीक है, तो इसी की वजह से ये न्यूज में था कि अब ऐसा चाहते हैं वहाँ का जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो मठ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस को अब बंद कर दिया जाए। ठीक है। तो इस कारण भी शिवागिरी मठ न्यूज में था। और अभी श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की कॉन्वर्सेशन ये न्यूज में है। ठीक है। तो ये गांधी जी की जब विजिट हुई थी केरला में, स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, ये गांधी जी की पॉलिसीज रही है। तो जो उनके ट्रूस पीरियड में वो मिलने गए थे, केरला वो गए थे, उस समय पे वो अनटचेबिलिटी पे काम कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम कर रहे थे, और इस तरह का ट्रूस पीरियड में वो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे, और इसी टाइम पे वो गए थे केरला। क्या क्या डिस्कस हुआ था? वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में डिस्कस हुआ था, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नॉन वायलेंस, रिलीजियस कन्वर्जेंस और अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी। ठीक है। एंड इट वाज कंसिडर्ड अ माइलस्टोन इन इंडिया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु कौन थे? ये एक फिलोसोफर और स्पिरिचुअल लीडर थे, और पोइट भी थे फ्रॉम केरला। देखो, ही बिलोंग टू एजावा कम्युनिटी। एजावा कम्युनिटी को ये बिलोंग करते थे, जो कि यूजुअली टॉडी टैपर्स का काम करते थे। एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होती है, टॉडी टैपिंग का काम ये लोग करते थे, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी। और बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज ये कम्युनिटी थी। और अगर उस समय के केरला की हम सिचुएशन देखें, तो वो बटा हुआ था बिटवीन वर्ण एंड अवर्ण। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू वर्ण एंड अवर्ण। अवर्ण लोग कौन से थे? जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी, या जिनको लोअर कास्ट के कंसिडर किया जाता था। वर्ण जो अपर कास्ट के लोग थे। तो इस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड थी। और श्री नारायण गुरु, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया, स्पेशली एजावा कम्युनिटी और सोसाइटी इन जनरल में काफी ज्यादा काम किया। सो उनका फेमस स्लोगन भी है, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। तो उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम किया, सोशल इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट काम किया। ठीक है। वो चाहते थे कि टेम्पल एंट्रीज हो सके, बट उन्होंने देखा कि बहुत प्रॉब्लम्स अभी की सोसाइटी में है। जो अवर्ण लोग होते थे, या जो लोअर कास्ट के, स्केड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, जिनको उस समय पे लोअर कास्ट माना जाता था, स्केड्यूल कास्ट के लोगों को अलाउड नहीं था कि वो टेम्पल आ सके। इनफेक्ट टेम्पल क्या, वो जो उसके आसपास के रोड्स हैं उनको भी वो एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो 1888 में श्री नारायण गुरु ने क्या किया? उन्होंने अरूविपुरम टेम्पल कंसेक्रेशन किया। उन्होंने एक पर्टिकुलर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करी। और देखो, प्राण प्रतिष्ठा, एक शिवा टेम्पल की प्राण प्रतिष्ठा करना, ये काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि उस समय पे सिर्फ ब्राह्मण ही थे जो इस तरह की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते थे। तो इन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करी, और एक मंदिर सॉर्ट ऑफ बनाया जिसमें कोई दीवारें नहीं थी, और उसका सिंबल यही था कि सिंबॉलिक एक तरह से उन्होंने रखा कि कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है, इसमें कोई दीवार ऐसा सच नहीं है। और इसका काफी ज्यादा फार फेच्ड रिजल्ट्स आए, जो बाकी लोग भी सोसाइटी के थे वो भी अवेयर हुए, राइट। और एक मूवमेंट सॉर्ट ऑफ इसके बाद शुरू हुआ था। ठीक है। नेयार रिवर के पास ये टेम्पल की कॉन्सिक्रेशन की गई थी। ठीक है, नेयार रिवर के पास अराविपुरम टेम्पल कॉन्सिक्रेशन, शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे हुई थी। अ, अच्छा, श्री नारायण गुरु कुछ समय पहले और इस वजह से न्यूज में थे, क्योंकि जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने क्या कहा कि जो श्री नारायण गुरु है, वो सनातन धर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं थे। इनफैक्ट वो तो अ, सनातन धर्म को एक्चुअली इसका ऑल्टरनेटिव उन्होंने स्थापना की थी, या इस तरह की कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जिसके कारण श्री नारायण गुरु न्यूज में थे और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अरूविपुरम, ही कंसेक्रेटेड अ शिवा टेम्पल। एंड देन अच्छा, बाद में भी इन्होंने एक
एक टेम्पल और बनाया था जिसका नाम था कलवन कोट टेम्पल। यहाँ पे इन्होंने एक मिरर एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, यहाँ पे शिवा टेम्पल, एक शिवलिंग की स्थापना की थी, यहाँ पे एक मिरर रखा था। ये बिलोंग करते थे या ये फॉलो करते थे अद्वैत वेदांत में। ठीक है, अद्वैत वेदांत की जो फिलॉसफी है, नॉन डुअलिस्टिक फिलॉसफी दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय आदि शंकराचार्य, उनकी फिलॉसफी में ये मानते थे, जो अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट होता है कि जो आत्मा और ब्रह्म है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। उसी फिलॉसफी को दिमाग में रखते हुए इन्होंने एक मिरर एस्टैब्लिश किया था इस कलवन कोट टेम्पल में। अगेन इट वाज रेवोल्यूशनरी, तो आपको ये भी याद रखना। देन एसएनडीपी योगम 1903 में इसकी स्थापना हुई थी एंड इट वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर पद्मनाभन पल्पू। ये भी श्री नारायण गुरु की गाइडेंस में ही हुई थी एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एजावा कम्युनिटी, जिसको श्री नारायण गुरु बिलोंग करते थे। देन इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन 1905 में कोलम में। देन ही ऑल्सो एस्टैब्लिश त्रैवंकोर लेबर एसोसिएशन इन 1922। सब याद रखना है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट लेबर यूनियन थी केरला में, त्रैवंकोर लेबर एसोसिएशन 1922 में, और ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन 1905 में, एसएनडीपी योगम 1903, अराविपुरम टेम्पल कंसेक्रेशन 1888। ठीक है, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये मलयालम, संस्कृत, तमिल, इन भाषाओं में इन्होंने ऑलमोस्ट 45 वर्क्स इनके हैं। अद्वैत दीपिका, देन आत्मविलासम, देव दशकम और ब्रह्म विद्या पंचकम। ये प्लीज याद रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि कि इस तरह के लिटरेरी वर्क्स और किसके हैं ऑथर, मैच द फॉलोइंग टाइप में यूपीएससी में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। ये कुछ नोटेबल ट्रांसलेशंस हैं जो इन्होंने की है। थिरुकुरल, ईश्वस्य उपनिषद और ओजिविल ओडुकम, ये लिटरेरी वर्क्स। अद्वैत दीपिका, आत्मविलासम, देव दशकम, ब्रह्म विद्या पंचकम। ठीक है, जो पर्सनैलिटीज एटलीस्ट न्यूज में है उनके लिटरेरी वर्क्स तो जो नोटेबल है वो तो हम याद कर ही सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, जो इस स्लाइड में लिखा था सारा क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। वाइकॉम सत्याग्रह, इनके बारे में पता चल गया, श्री नारायण गुरु, इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या याद करो एक बार फिर से। अद्वैत वेदांत में मानते थे, मान्यता रखते थे। अद्वैत फिलोसफी को प्रोपोनेंट ये भी थे, जो कि किसने दी है, आदि शंकराचार्य जी की फिलोसफी है। देन हम अराविपुरम मूवमेंट याद रखेंगे 1888 की। ये याद रखेंगे कि एसएनडीपी योगम, ये तो आपको नाम से भी समझ आ जाएगा, बट ये याद रखना कि इट वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर पद्मनाभन पल्पू एज आवर कम्युनिटी के लिए। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि कलवन कोड में इन्होंने एक मिरर की स्टैब्लिशमेंट करी थी, मिरर टेम्पल इन्होंने वहां रखा था। साथ में 1927 में ये हुआ था। ठीक है, देन ऑल इंडिया रिलीजन कॉन्फ्रेंस 1923 में ये किया था। देन ट्रेवंकोर लेबर एसोसिएशन 1922 में, और इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन 1905 में। तो ये इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं। देन वाइकॉम सत्याग्रह जो हुआ था, नॉन वायलेंट मूवमेंट ये था। अगेन ये क्यों था, जो मैं आपको समझा रही थी कि पहले टेम्पल्स में जाना एंट्री बार्ड थी। जो अवर्ण लोग थे उनको टेम्पल एंट्री बैन थी, उनको रोड्स एक्सेस नहीं करने दिए जाते थे, जो टेम्पल के आसपास के रोड्स थे। देन एक नॉन वायलेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई और इसमें भी बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे श्री नारायण गुरु। ठीक है, इन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके ये वाइकॉम सत्याग्रह शुरू हुआ था। देन इसी वाइकॉम सत्याग्रह में मीडिएशन करने के लिए गांधी जी आए थे, देन उनकी बातचीत हुई थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, समझ आया। नॉन वायलेंट मूवमेंट थी किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर, केरला में ये हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल एंट्री नहीं करने दी जाती थी। इसके की लीडर्स कौन से थे, टीएम माधवन, के केलप्पन और केपी केशव मेनन। याद रखना, कई बार क्या होता है कि लीडर्स यहाँ से उठाएंगे और मूवमेंट कोई और डाल देंगे, सत्याग्रह कोई और डाल देंगे, कोई भी मूवमेंट डाल देंगे और कहेंगे कि ये लीडर्स एसोसिएटेड थे क्या। उस वजह से भी थोड़ा याद रखना कि ये वाले लीडर्स किस में एसोसिएटेड है। टी के माधवन, के केलप्पन, के पी केशव मेनन। ठीक है, डायरेक्टली इसमें लीडर्स में आप श्री नारायण गुरु का नाम नहीं डालेंगे, हाँ इन्फ्लुएंस उनका था बट लीडर्स में वो नहीं थे। ऑल राइट, देन महात्मा गांधी विजिटेड 1925 और मीडिएटर की तरह उन्होंने एक्ट किया, और इसका आउटकम क्या आया कि कुछ 4 रोड्स थी जो बंद थी, उसमें से 3 को
खोल दिया गया सभी कास्ट के लिए। बट क्या टेम्पल एंट्री भी हो गई? टेम्पल एंट्री हुई 1936 में। जो ट्रेवनकोर के रूलर थे उन्होंने फिर प्रोक्लेमेशन किया कि टेम्पल एंट्री अब से बार्ड नहीं होगी, और जो फोर्थ रोड रह गया था, 3 रोड तो यहीं पे एक्सेस हो गई थी, फोर्थ रोड की एक्सेस 1936 में मिली थी। टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन 1936 ट्रेवनकोर के रूलर ने दी थी। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है अभी तक सब कुछ? कुछ रह तो नहीं गया? याद हो रहा है साथ साथ में? कोशिश करो कि जो जैसे हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो आपको याद होता जाए। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? कोल्हापुरी चप्पल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जीआई टैग है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, चार चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कर्नाटका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन इसके अलावा हमने क्या डिस्कस करा, और क्या डिस्कस किया हमने? हमने श्री नारायण गुरु के बारे में डिस्कस किया, और हमने बुद्धू नोनिया के बारे में डिस्कस करा, हमने नोनिया कम्युनिटी के रेबेलियन के बारे में डिस्कस किया, सॉल्ट पीटर शोरा में एसोसिएटेड जो थे। आई थिंक यही 3 अभी तक हम डिस्कस करा है हमने। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। क्यों न्यूज में था? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने चेयर करी इनकी 47th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, जिसको हाउस किया गया है त्रिमूर्ति हाउस कैंपस में। अब यहाँ से हमको 2 चीजें डिस्कस करनी है। एक तो तीन मूर्ति हाउस कैंपस जहाँ पे ये मीटिंग हुई, और साथ में जिस बॉडी की मीटिंग थी वो डिस्कस करेंगे। तो पहले कैंपस डिस्कस कर लेते हैं, तीन मूर्ति हाउस। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा है कि पहले जो कमांडर इन चीफ होते थे ब्रिटिश रूल में, उनका ऑफिशियल रेजिडेंसी होता था। इसको डिजाइन किया है रॉबर्ट टॉर रसल ने 1929 से 30 इस समय पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। एंड इट वाज पार्ट ऑफ एडविन ल्यूटन्स इंपीरियल कैपिटल। इंपीरियल कैपिटल का डिजाइन एडविन ल्यूटन और हर्बर्ट बेकर इन दोनों का है। उसी का पार्ट ये तीन मूर्ति हाउस कैंपस भी है, जो कि पहले क्या होता था, कमांडर इन चीफ का ऑफिशियल रेजिडेंस होता था। फिर हमको आजादी मिल गई और फिर ये ऑफिशियल रेजिडेंस बन गया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, फिर जब 1964 में उनकी डेथ हो गई तो इस बिल्डिंग को डेडिकेट कर दिया गया उन्हीं की मेमोरी के लिए, और फिर इसको एक म्यूजियम और एक रिसर्च लाइब्रेरी बना दिया गया। देन एक सेकेंड, इसके आगे भी होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, मैं वैसे ही बता देती हूँ कि इसके आगे क्या था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसका नाम चेंज करके, जैसे इसको जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम कहा गया था, उसके बाद इसका नाम चेंज करके अल्टीमेटली इसको प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च पेपर्स लिस्ट कर दिए जाते हैं, जितने भी पर्सनल पेपर्स हैं वो सारे के सारे लिस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, लेट्स टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशन नाउ। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जिसकी मीटिंग थी, जिस सोसाइटी की मीटिंग ये थी, उसके इंस्टीट्यूशन डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसको पहले नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहते थे, जैसा कि मैं आपको बता रही थी। अच्छा हाँ, वो स्लाइड मिस नहीं हुई है, वो यही है। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इसका नाम कर दिया, चेंज कर दिया, और इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन नाउ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन कई बार पूछ ली जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। एंड ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस इसके क्या है? promotes advanced research on modern and contemporary India, पर्सनल पेपर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओरल हिस्ट्रीज और आर्काइवल मटेरियल्स जो भी है इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे रखा जाता है। और साथ में ये हिस्टोरियंस के लिए थिंक स्पेस की तरह भी काम करता है, कि यहाँ से जो पेपर्स वगैरह या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो इस रेपोजिटरी से वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होपफुली क्लियर हुआ आपको जो भी इंफॉर्मेशन इसमें थी, कि तीन मूर्ति हाउस कमांडर इन चीफ का ऑफिशियल रेजिडेंस होता था, फिर जवाहरलाल नेहरू का रेजिडेंस बना, देन अल्टीमेटली इसको म्यूजियम में चेंज कर लिया गया, फिर इसका नाम चेंज हुआ। इट वाज पार्ट ऑफ एडविन ल्यूटन्स इंपीरियल कैपिटल। 1920-30 में बना है, और डिजाइन किसका है? रॉबर्ट टॉर रसल का। ऑल राइट, नेक्स्ट है बिरसा मुंडा। अच्छा, बिरसा मुंडा दो वजह से न्यूज में थे। एक तो ये जून में न्यूज में थे क्योंकि इनकी जो बलिदान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन ये शहीद हुए थे या जिस दिन इनकी डेथ हुई थी, 9 जून को बलिदान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इनको श्रद्धांजलि प्राइम मिनिस्टर ने दी थी, उसके कारण ये न्यूज में था। अब नवंबर में ये फिर से न्यूज में था, बिकॉज 150th बर्थ एनिवर्सरी इनकी हुई। ठीक है, तो इसी साल इनकी 125th डेथ एनिवर्सरी भी थी, और 150th
125th डेथ एनिवर्सरी और 150th बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और इनकी डेथ एनिवर्सरी पे बलिदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा। इन दो कारणों की वजह से न्यूज में थे और इम्पोर्टेंट है। इन पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 15 नवंबर 1857 को ये पैदा हुए थे छोटा नागपुर रीजन में, और मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते थे, और इनको धरती अब्बा या फादर ऑफ द अर्थ कहा जाता था। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इनकी आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें, अच्छा डिस्कस कर ही लेते हैं, अगला उलगुलन भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मुंडा रेबेलियन के साथ ये एसोसिएटेड थे। ही वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रेबेलियन या उलगुलन या ग्रेट ग्रेट टुमल्ट जिसको हम कहते हैं। सो उस समय पे सोसाइटी का क्या था, जो ये मुंडा ट्राइब थी, यहाँ पे होता था खुनकतिया सिस्टम। व्हाट वाज दिस? ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, बट वहां पे कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती थी, जैसे कि जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरी कम्युनिटी की है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट उस समय पे नहीं था। बट देन ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई, ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल्स को देना शुरू कर दिया, जिसको ये कहते थे डीकूस या आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स या डीकूज इनको कहते थे। अब इसकी वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया ट्राइबल एरिया में, जहाँ पे पहले खुनकती सिस्टम चलता था, कम्युनिटी लैंड होता था। इसकी वजह से और बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स भी होने लगे। मुंडा ट्राइब के लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया। अब ये जो बिरसा मुंडा थे, ही वॉज एक्सपोज टू ब्रिटिश एजुकेशन इनकी रही है। एंड देन ही रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स हो रहे हैं, और हमारे जो ट्राइबल कस्टम्स थे उनको भी वो भी इरोड हो रहे हैं। साथ में हमारे लैंड राइट्स भी चले गए, जो हमारा खुनकती सिस्टम था वो भी चला गया। डीकूज आ रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन ये लोग हमारा कर रहे हैं। और साथ में हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, हमारी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स है। इसके कारण कन्वर्जन्स भी हो रहे हैं, लोग एल्योर हो रहे हैं किसी और धर्म को अपनाने के लिए। सो ही केम विद, इन्होंने अपना धर्म शुरू किया, और इनके क्या था वो, बिरसैत बिरसैत फेथ की शुरुआत इन्होंने की। ठीक है, और इनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं। एक्चुअली जितनी भी ट्राइबल रेबेलियन हुए हैं, उसकी ये खासियत बात ये है कि जो भी उनके लीडर्स थे उनको मसीहा या गॉड की उपाधि दे दी जाती थी, तो उसी वजह से इनको भगवान बिरसा मुंडा कहते थे। एंड ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इनके बारे में आप याद रखेंगे। देन इनका सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो रहा है, एक तो सोसाइटी को चेंज करने में भी रहा है कि इन्होंने अपनी जो मुंडाज में जो कुरीतियां चल रही थी, अपनी सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म करने की इन्होंने बात करी। बट उससे भी इम्पोर्टेंट ग्रेट रेबेलियन उलगुलन या ग्रेट टुमल्ट जिसको कहते हैं, या मुंडा रेबेलियन, ये तीनों एक ही रेबेलियन के नाम है। ये सोशियो रिलीजियस या पॉलिटिकल ट्राइबल मूवमेंट लीड किसने करी थी? बिरसा मुंडा ने। ठीक है, जिसमें इन्होंने ये ट्राइबल आइडेंटिटी को एसर्ट करना चाहते थे, साथ में अपना जो इनका खुनकतिया सिस्टम था उसको वापस लेके आना चाहते थे, रिस्टोर राइट्स ओवर जल जंगल जमीन। और ये जो आउटसाइडर्स बाहर से आ रहे थे इनको भी बाहर निकालना चाहते थे, डीकोज इनको नहीं चाहिए थे, आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं चाहिए थी। तो इन्होंने ये स्लोगन भी दिया था, डीको राज तुनतु जाना, अब हुआ राज एते जाना। देन इवेंचुअली ही वॉज अरेस्टेड, और फिर जैसे जब ये 25 साल के हुए तो इनकी डेथ कस्टडी में ही हो गई थी, ब्रिटिश कस्टडी में ही ये शहीद हो गए थे। But eventually he became a symbol of tribal resistance, anti-colonial struggle और assertion। इसी के बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया 1908 में, जो कि बहुत ज्यादा लैंडमार्क एक एक्ट था। क्यों था? बिकॉज यहाँ से वो जो होता है कि ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, एंड जो, ठीक है, ट्रांसफरेबल नहीं होगा। साथ में डीकूस की जो या आउटसाइडर्स की एंट्री पे थोड़ा रोक लगा दिया गया था, और इनके ट्रेडिशनल राइट्स रिस्टोर कर दिए गए थे। वो यहीं से हुआ था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। बट उसका सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। तो ये इसका रिजल्ट आया था इस पर्टिकुलर रेबेलियन का, जो 1899 में हुआ था, और 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था। ठीक है, सो इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज। रांची जेल जहां पे इनकी डेथ हुई थी उसको अब क्या बना दिया गया है? बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय। ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट बिरसा मुंडा जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, बिरसात फेथ याद रखेंगे, साथ में खुनकतिया सिस्टम याद रखेंगे, उलगुलान, ग्रेट टुमल्ट,
या मुंडा रेबेलियन, ये तीनों एक ही के नाम है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग डे, तिरंगा अडॉप्शन डे। तो 22 जुलाई को ये ऑब्जर्व किया जाता है और इसी के कारण जुलाई के महीने में ये न्यूज में था। सो 22 जुलाई क्या है, इट मार्क्स द अडॉप्शन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। क्या याद रखना है सबसे पहले, तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इंडिपेंडेंस से पहले ही हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंस से भी पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको उसको अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो इट हैज इवॉल्व ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये देखो, इस तरह की जर्नी हमारे नेशनल फ्लैग की रही है कि पहले रेड कलर का था, देन पहले इसमें चरखा होता था, देन इवेंचुअली दैट चरखा वाज कन्वर्टेड इनटू चक्र, अशोक चक्र। तो क्या इसकी जर्नी रही है वो हम डिस्कस करते हैं, बट याद रखना है 22 जुलाई 1947 वी अडॉप्टेड आवर इंडियन नेशनल फ्लैग। इवोल्यूशन कैसा रहा है, 1904 में सिस्टर निवेदिता, शी वॉज अ डिसाइपल ऑफ, आई थिंक शी वॉज एन आयरिश वुमन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आयरिश ये शायद थी, और ये डिसाइपल थी स्वामी विवेकानंद की। देन इवेंचुअली शी केम टू इंडिया और यहाँ पे ही इन्होंने काम करना शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले फ्लैग डिजाइन किया था, अर्लीस्ट नोन डिजाइन इन्हीं का था, रेड एंड येलो, और उसमें वंदे मातरम लिखा गया था बंगाली में, एंड इट सिंपलाइज्ड विक्ट्री एंड पावर। फिर उसमें काफी अलग अलग डिजाइन आए और लोगों ने भी डिजाइन अपने पुट फॉरवर्ड किए, और फाइनल अडॉप्शन हुआ 1947 में 22 जुलाई को, जिसमें अभी जो हम करंट हमारा फ्लैग है उसको देखते हैं। तो इसका एवोल्यूशन देख लेते हैं। सिस्टर निवेदिता का फ्लैग 1904 में, देन वंदे मातरम फ्लैग, होम रूल का फ्लैग। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो होम रूल का फ्लैग था ना उसमें यूनियन जैक भी था, क्योंकि दैट टाइम वी वर पार्ट ऑफ ब्रिटेन, तो यूनियन जैक ब्रिटेन के फ्लैग को कहते हैं। ठीक है, देन बर्लिन कमेटी का भी एक फ्लैग आया था जो मैडम बिकाजी कामा ने यूज किया था, और इसमें ऑरेंज येलो ग्रीन लोटसेस थे। ये थोड़ा याद रखना है यार, रिवोल्यूशन किसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कांग्रेस फ्लैग, कांग्रेस ने जो 1921 में फ्लैग पुट फॉरवर्ड किया था, दैट हैड रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन इसमें था, लाल, हाँ, ये एक्चुअली मुझे जहां तक याद है। नेक्स्ट आएगा अभी जो पिंगाली वेंकैया है जिन्होंने डिजाइन किया है हमारा फ्लैग, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि रेड कलर होगा हिंदूज के लिए, ग्रीन कलर होगा मुस्लिम्स के लिए। देन गांधी जी ने कहा कि एक व्हाइट स्ट्रिप भी ऐड कर लो, पीस को सिंबलाइज करेगी, और चरखा ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है और चेंजेस आए हैं, बट याद रखना है कि किस किस तरह का फ्लैग था या किस किस ने फ्लैग पुट फॉरवर्ड किया है। जैसे बर्लिन कमेटी इंपॉर्टेंट है, होम रूल का फ्लैग इंपॉर्टेंट है, सिस्टर निवेदिता का फ्लैग इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का फ्लैग 1921 में आया था, देन स्वराज फ्लैग आया 1931 में, दैट हैड ट्राई कलर, और देन इंडिपेंडेंट इंडिया का फ्लैग आया 1947 में, और चरखा को इवेंचुअली रिप्लेस कर दिया अशोक चक्र ने, जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है जिसमें 2/3 की रेशो होती है लेंथ टू हाइट हमारी प्रेजेंट फ्लैग की, और हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर है, अशोक चक्र है, 24 स्पोक्स है, और जो हमारा लायन कैपिटल ऑफ अशोका सारनाथ में, वहां से अशोक चक्र लिया गया है। देन सिग्निफिकेंस क्या है, सैफरन टॉप में जो है वो करेज, ब्रेवरी, सेक्रीफाइस, फ्रीडम फाइटर्स, इन सबको डिनोट करता है। व्हाइट में ट्रूथ, प्योरिटी, पीस, ग्रीन में फर्टिलिटी, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, और एग्रीकल्चरल हेरिटेज, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, इन सबको डिपिक्ट करता है। देन अशोक चक्र है, दैट इज इन नेवी ब्लू कलर, जो कि व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र को डिनोट करता है, सिंबलाइज करता है कंटिन्यूअस मोशन, जस्टिस और प्रोग्रेस को। क्या क्या याद रखना है, इंडिपेंडेंस डे को नहीं, उससे पहले ही हम अडॉप्ट कर चुके थे अपना नेशनल फ्लैग 22 जुलाई को। 24 स्पोक्स हैं, अशोक चक्रा में नेवी ब्लू कलर में है, चरखा को रिप्लेस कर दिया था चक्रा से, पहले चरखा होता था। और कोई भी इससे पहले जो भी फ्लैग्स है ना, इनमें से कोई भी ऑफिशियल फ्लैग नहीं था, ऑफिशियल फ्लैग बाद में ही अडॉप्ट हुआ है, इन जो 22 जुलाई को आया है। ठीक है, इससे पहले सबके अपने अपने वर्जन्स थे, जो जैसा फ्लैग चाहता था, जैसा चिन्ह चाहता था, वो वैसा दे रहा था। ठीक है, देन पिंगाली वेंकैया वाज आल्सो इन न्यूज, इनको भी प्राइम मिनिस्टर ने इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट पे किया था, जिसके कारण ये न्यूज में थे। और ये कौन है, ये वही है जिन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग डिजाइन किया है, एंड ही वाज आल्सो अ फ्रीडम फाइटर। ठीक है,
अच्छा, ये मिलिट्री बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ये एनरोल्ड थे और जब बोयर्स वॉर हुई, सेकंड बोयर्स वॉर 1899 से 1902 में, तब ये साउथ अफ्रीका में डिप्लॉयड थे। और फिर जब इन्होंने यूनियन जैक को सल्यूट किया, यूनियन जैक ब्रिटिशर्स के फ्लैग को सल्यूट किया, फिर इन्होंने रियलाइज किया कि यार इंडियंस का भी नेशनल फ्लैग होना चाहिए, जिसको हम ऐसा सल्यूट करें और वहां से हमको ऐसे कंट्री वाली फीलिंग आए कि दिस बिलोंग्स टू अस या वी बिलोंग टू दिस कंट्री। तो वहां से उनको आइडिया आया एंड देन उन्होंने कंट्रीब्यूशन की। 1916 में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी, भारत देशांकी ओका जातीय पतकम, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। और प्रपोज किया उन्होंने दो कलर जो मैं आपको बता रही थी कि रेड फॉर हिंदूज एंड ग्रीन फॉर मुस्लिम्स। एंड देन महात्मा गांधी ने सजेशन दिया कि एक वाइट बैंड भी ऐड करो और फिर चरखा को भी उन्होंने ऐड किया। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनको भी प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया था जिसके कारण ये न्यूज में थे। नाउ दिस पर्सन इज सिग्निफिकेंट, एक्चुअली इनकी पॉलिटिकल जर्नी भी थोड़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये पहले आईएनसी के साथ एसोसिएटेड थे, देन ये हिंदू महासभा के साथ एसोसिएटेड रहे हैं और लास्ट में जनसंघ, जनसंघ जो कि प्रीडिसेसर है भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके प्रीडिसेसर है जनसंघ, तो उसके साथ भी एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैलकाटा या वेस्ट बंगाल को ये बिलोंग करते थे मेनली। 1901 6 जुलाई को ये पैदा हुए थे और एकेडमिक डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है इनकी 1934। अच्छा, आपने इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में देखे होंगे जहां पे डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि ही वाज द यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी एंड ही वाज आल्सो एंड ही आल्सो जॉइंड ऑल हिंदू महासभा। राइट, इस तरह की डिस्क्रिप्शंस दी जाती है, तो वहां पे ये पर्सनैलिटी न्यूज इस तरह के क्वेश्चंस में काम आती है। ठीक है, तो 1934 में ये यंगेस्ट वाइस चांसलर बने थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के। ही वाज 33 इयर्स ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए हैं, एकेडमिक ऑटोनॉमी के लिए काम किया है। और टॉकिंग अबाउट अबाउट हिज पॉलिटिकल करियर करियर तो 1929 में ये बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर किए। आईएनसी के कैंडिडेट ही उस समय पे थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। एंड देन 1937 में ये फिर से री-इलेक्ट हुए, लेकिन इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह। देन अगेन 1937 में ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने। उस समय पे कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार थी और ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। दैट ही वाज द यंगेस्ट वाइस चांसलर, देन लीडर ऑफ अपोजिशन बने 1937 में। ऑल इंडिया हिंदू महासभा इन्होंने ज्वाइन की हुई थी जब वीडी सावरकर प्रेसिडेंट होते थे 1939 में। देन कोalition गवर्नमेंट भी इन्होंने बंगाल में बनाई एके फजलुल हक के साथ, जो कृषक प्रजा पार्टी को बिलोंग करते थे। और ये फाइनेंस पोर्टफोलियो इन्होंने हैंडल किया था। देन स्टैंड ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये हिंदू महासभा ने बॉयकॉट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। राइट, और इन्होंने भी सपोर्ट किया था वो बॉयकॉट को। देन इनके, हाँ, इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं आईएनसी के साथ, ऑल्दो ये आईएनसी के साथ ही पहले एसोसिएटेड थे बट देन अल्टीमेटली हिंदू महासभा इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। पार्टीशन में इनका क्या रोल रहा कि पहले तो ये चाहते थे कि बंगाल का पार्टीशन ना हो, नेशनल यूनिटी रहे, बंगाल को पार्टीशन ना हो। बट देन जब देखा कि इनएविटेबल है, होना ही है, तो फिर इन्होंने एडवोकेट किया कि बंगाल अलग कर दिया जाए, वेस्ट बंगाल एक अलग से सेपरेट प्रोविंस बनाया जाए हिंदू बंगालीज के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रीब्यूशन में भारतीय जनसंघ के फाउंडर ये रहे हैं। 1951 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही थे भारतीय जनसंघ के। और जनसंघ लेटर मर्ज इनटू जनता पार्टी, जो कि इवेंचुअली किसकी प्रीडिसेसर है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी भी है। देन ओपोजिशन, आर्टिकल 370 को ओपोज इन्होंने किया था। ये जो स्पेशल स्टेटस मिल रही थी जम्मू कश्मीर को, उसका इन्होंने विरोध किया। इनका स्लोगन भी था एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान, नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये नहीं चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिले। और इसी का प्रोटेस्ट करते हुए 1953 में ये जम्मू एंड कश्मीर में एंटर किए। इन्होंने प्रोटेस्ट करना था बट विदाउट परमिट एंटर किए गए, तो अल्टीमेटली इनको अरेस्ट कर लिया गया इलीगल एंट्री के लिए। फिर इनको डिटेंशन में रखा एंड देन डिटेंशन में ही इनकी डेथ हो गई। ही वॉज 51 ईयर्स ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये कुछ मैंने पॉइंटर्स आपको बता दिए हैं, ये आपने याद रखना है। यंगेस्ट वीसी ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अच्छा, पीडीएफ मिल जाएगी जिस दिन भी क्लास अपलोड होगी या अगले दिन मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दिया करो और अपने रिव्यूज भी कमेंट्स में बताया करो कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है।
अपोज्ड आर्टिकल 370, ठीक है, स्पेशल स्टेटस को इन्होंने अपोज किया। क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका क्या रोल था, याद करो। क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने बॉयकॉट किया था। हिंदू महासभा के साथ ये उस समय पे थे। 1939 में इन्होंने ज्वाइन किया था। वी डी सावरकर जी उस समय पे प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने कोalition गवर्नमेंट भी बनाई थी केपीपी के साथ, जिसमें इन्होंने फाइनेंस पोर्टफोलियो हेल्प किया था, ठीक है। तो ही वॉज एसोसिएटेड विद आईएनसी, देन विद हिंदू महासभा एंड देन अल्टीमेटली विद जनसंघ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। सो क्या हुआ, यूनेस्को की लिस्ट जो आती है उसमें 47th यूनेस्को की मीटिंग हुई, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें हमें हमारी एक साइट को शामिल कर लिया गया। और वो साइट्स कौन सी थी, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। कुछ 12 फोर्ट्स हैं इस तरह के जिनको शामिल कर लिया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में। अब हमारे इंडिया में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं, और हम 6th ग्लोबली रैंक करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में, और सेकंड इन एशिया पैसिफिक, ठीक है। और अगर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स की बात करें तो ये 17 से 19 सेंचुरी के बीच में बने हुए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं, मराठा फोर्ट्स हैं, जो शोकेस करते हैं जो मराठा उस समय पे डिफेंस स्ट्रेटेजी थी, या उस समय की हेरिटेज को शोकेस ये करते हैं। डिफेंस स्ट्रेटजीज और मिलिट्री स्ट्रेटजीज के लिए ये इस तरह के फोर्ट्स बनाए गए थे, जो अभी तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे कल्चर के लिए। तो इनको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिल गया है, ठीक है। 44th प्रॉपर्टी ये है, इससे पहले 43 थी, ये 44th थी। 43rd लास्ट ईयर बनी थी। असम के जो चराइदेव मोइडम थे, ठीक है, चराइदेव मोइडम, उनको शामिल किया गया था लास्ट ईयर, ठीक है। 43rd प्रॉपर्टी वो थी, ये 44th है। और सिलेक्टेड साइट्स की बात करें तो साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। तो यानी कि 12 फोर्ट्स हैं टोटल, 11 फोर्ट्स महाराष्ट्र में है, ठीक है। एंड देन एक फोर्ट है जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में, ठीक है। तो याद रखना है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, एक जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में भी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और बाकी नाम को थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लेना, ठीक है। क्या पता आए कि इनमें से कौन कौन से फोर्ट्स हैं, कोई और नाम दे दिया जाए, तो ये थोड़ा सा याद रखें। साल्हेर, शिवनेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग, चार तो एसएस वाले हो गए, साल्हेर, शिवनेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग। देन रायगढ़, राजगढ़, दो ये हो गए आरआर वाले। देन प्रतापगढ़, पन्हला, दो पीपी वाले। और लोहगढ़ और विजयदुर्ग, लोहगढ़, खंदेरी, विजयदुर्ग। जिंजी फोर्ट याद रखना है, याद रहेगा ही, तमिलनाडु सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो इस तरह से इनके नाम थोड़े से दिमाग में रखना, सो दैट कुछ अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप डील कर पाए, ठीक है, याद रहेगा ये। कुछ नहीं हुआ है, 47th मीटिंग थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, 44th साइट इंडिया को मिली है। अब हमारी सेकंड रैंक हो गई है एशिया 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 पैसिफिक में, और 6th रैंक हो गई है ग्लोबली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। अच्छा, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में किस तरह से एंट्री होती है, क्या वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास क्या प्रोसीजर है, ये मैंने यहाँ पे एक चार्ट आपको दिया है। सबसे पहले स्टेट पार्टीज, जैसे कि जो कंट्रीज है वो इन्वेंटरीज बनाती है, एक टेंटेटिव लिस्ट बनाती है वो, ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट बना के रखती है कि किस किस को हम फ्यूचर में प्रपोज करेंगे कि इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लो, ठीक है। तो फिर कंट्री फिर नॉमिनेट करती है हर साल कि ये हमारी अपनी टेंटेटिव लिस्ट में से ही कुछ नाम वो आगे नॉमिनेट करती है। देन वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो होता है वो एक तो नॉमिनेशन प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, चलो। नॉमिनेशंस प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, और रिव्यू और सेंड करता है एडवाइजरी बॉडी को भी, ठीक है। फिर देन एडवाइजरी बॉडी में कौन कौन आता है, ये एडवाइजरी बॉडी है। देन अल्टीमेटली फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास वो नाम आता है, वो इवेल्युएट करते हैं कि कौन कौन से नॉमिनेशंस आए हैं, किस किस को कोई अगर पेंडिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि ये इन्फॉर्मेशन आप हमको दीजिए इस हेरिटेज साइट के बारे में, तो वो मांग लेते हैं। देन हो सकता है कि वो लिस्ट शामिल कर लें, लिस्ट में शामिल कर लें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, या फिर उसको मना कर दें कि हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये प्रोसीजर रहता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल करने का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। इसमें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है जिसका फाइनल डिसीजन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और नॉमिनेशंस प्रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है? वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। और बहुत सारी ऐसी एडवाइजरी बॉडीज भी हैं। देन क्राइटेरिया फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अच्छा, तीन क्राइटेरियाज होते हैं। कोई कल्चरल साइट भी हो सकती है, कोई नेचुरल साइट हो सकती है, कोई मिक्स्ड भी हो सकती है, जिसमें कल्चरल और नेचुरल मिक्स्ड हो, जैसे हमारे यहाँ कंचनजंगा है। देन क्राइटेरिया क्या है कि वो कोई मास्टरपीस है ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस का, या वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बताता है आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, मॉन्यूमेंट्स या लैंडस्केप डिजाइन में, या फिर उसकी यूनिक टेस्टिमनी है सिविलाइजेशन में, कोई टेस्टिमनी देता हो यूनिक किसी सिविलाइजेशन की जो अभी भी चल रही है या अब डिसअपियर हो गई है, जैसे हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। या फिर कोई आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हो, टाइप ऑफ बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, लैंडस्केप, जो किसी भी सिग्निफिकेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को दर्शाता हो, या फिर ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट और ह्यूमन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल हो विद एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर इस तरह की कुछ साइट है जो इस क्राइटेरिया में फॉल करती है, कुछ रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, या कोई आर्किटेक्चर दिखा रही है, कोई सिविलाइजेशन दिखा रही है, कोई लैंडस्केप दिखा रही है, तो फिर उसको क्या करते हैं, उसको स्टेट जो कंट्री है वो अपनी इन्वेंटरी में शामिल करेगी, एक टेंटेटिव लिस्ट बनाएगी, देन फिर वो नॉमिनेट करेगी। नॉमिनेट करने में हेल्प कौन करेगा? नॉमिनेशंस फाइल करने में, प्रिपेयर करने में वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। फिर एडवाइजरी बॉडीज भी होती हैं जो अल्टीमेटली हेल्प करती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को भी कि किसमें आपको इस साइट को रखना है कि नहीं रखना है, तो एक एडवाइजरी बॉडीज भी होती हैं। देन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का फाइनल डिसीजन होता है जो नॉमिनेशंस को इवेलुएट करती है, देन अल्टीमेटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है 1000 ईयर्स ऑफ राजेंद्र चोला मैरीटाइम एक्सपेडिशन। क्यों न्यूज में था ये? अच्छा, सबसे पहले तो एक टेम्पल है, जो तीन टेम्पल्स हैं एक्चुअली, तीन टेम्पल्स हैं ना, जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वो भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। तीन चोला टेम्पल्स हैं, उन्हीं में से एक है गंगईकोंडा चोलापुरम, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने विजिट भी किया था। और जो आदि थिरुवराई फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया था। और ये आदि थिरुवराई फेस्टिवल किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है या किसको मार्क करता है? तो जो राजेंद्र चोला वन है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है। ठीक है, और ये इस बार इतना खास क्यों था? क्योंकि 1000 ईयर्स कंप्लीट हुए थे राजेंद्र चोला के मैरीटाइम एक्सपेडिशन को। ठीक है, इस कारण ये इस बार बहुत ज्यादा स्पेशल था। ऑल राइट, प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे आदि थिरुवराई फेस्टिवल में, जो कि जिसका वेन्यू था गंगईकोंडा चोलापुरम, जो कि तीन लिविंग टेम्पल्स में से एक है। दो कौन कौन से हैं? एक तो तीन कौन कौन से हैं? एक तो गंगईकोंडा चोलापुरम है, एक दरासुरम है, एक थंजवुर है। राइट, ठीक है, ये दो और भी आते हैं। अच्छा, तो न्यूज़ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आदि थिरुवराई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, जो कि बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है। एंड इवेंट क्या कॉमेमोरेट कर रहा है कि 1000 ईयर्स हो चुके हैं राजेंद्र चोला वन के नेवल एक्सपेडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया। अभी लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया था? श्री विजयपुरम। और उस समय पे भी आपने देखा होगा कि ये श्री विजयपुरम की सिग्निफिकेंस क्या थी, कि जो साउथ ईस्ट एशिया में सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड में एक श्री विजयपुरम एम्पायर होता था, जिसपे एक्सपेडिशन की गई थी राजेंद्र चोला वन के द्वारा। ठीक है, मतलब उनकी जो पहुंच थी वो श्री विजयपुरम तक थी, जिसके कारण पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया गया, और ये उसकी सिग्निफिकेंस थी। ठीक है, तो वही एक्सपेडिशन को अब 1000 साल पूरे हो गए हैं। और ये भी एक ये भी एक एडिशनल फैक्ट था कि जिसकी वजह से ये आदि थिरुवराई फेस्टिवल इस बार और ज्यादा स्पेशल था। ठीक है, और 1000 साल ये कंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल को भी हो गए थे। टॉकिंग अबाउट राजेंद्र चोला वन, क्लियर हुआ ये सब कुछ? अच्छा, ये क्रोनोलॉजी दी गई है इंपीरियल चोलास की। विजयालय ने, जिन्होंने स्थापना की थी 850 में, एंड देन अल्टीमेटली फिर जो इंपीरियल चोलास थे उनकी स्थापना हुई थी। इंपीरियल चोलास बाद पे आए थे। यू मस्ट बी नोइंग कि चोलास का डिक्लाइन हुआ था, देन फिर वो बाद में इंपीरियल चोलास बने हैं। इस तरह के जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज हैं इनमें ऐसा होता रहा है। जैसे पंड्यास के टाइम पे, पंड्यास पहले प्रोमिनेंस में आए, देन जब चोला डायनेसिटी इंपीरियल चोलास प्रोमिनेंस में आए तो उस समय पे पंड्यास का डिक्लाइन हुआ है। देन फिर जब चोलास डिक्लाइन हुए फिर पंड्यास प्रोमिनेंस में आए, तो इस तरह का होता रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे, मे बी आपको दिख नहीं रहा होगा,
जब पीडीएफ मिलेगी तो दिख जाएगा। ठीक है, जब पीडीएफ आएगी आपके पास तो आपको दिख जाएगा। ये क्रोनोलॉजी एक तरह से है इंपीरियल चोला डायनेस्टीज की। ठीक है, विजयालय थे जिन्होंने स्थापना की थी इंपीरियल चोलास की। इससे पहले वाले भी थे, ठीक है, जो संगम के टाइम के चोलास थे। ऑलराइट, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट राजेंद्र चोला वन, जिनसे एसोसिएटेड ये गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल है। तो उनकी रेन है 1014 से 1044 सीई तक की उनकी रेन है, एंड ही वाज द सन ऑफ राजा राजा चोला वन। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही किंग्स थे, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स। और इम्पोर्टेंट क्या है, दो चीजें हैं जो इनके रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है इनका नदरन एक्सपेडिशन और दूसरा है इनका साउथ ईस्ट एक्सपेडिशन। नदरन एक्सपेडिशन में इन्होंने जो महिपाल थे, पाला डायनेस्टी के महिपाल थे, उनको डिफीट किया था, एंड देन ही टुक या देन ही अज्यूम द टाइटल गंगईकोंडा चोला, कि जिसने गंगा को कॉन्कर कर लिया। ठीक है, एंड देन ही यूज्ड टू कॉल कि जो गंगा है ये गंगा जलमयम जयस्तंभम है। ये एक तरह से लिक्विड पिलर है जो मेरी विक्ट्री को दिखाता है कि मैंने गंगा तक कॉन्क्वेस्ट किया हुआ है। एंड ही इस्टेब्लिश्ड अ न्यू कैपिटल गंगईकोंडा चोलापुरम, और यहीं पे इन्होंने टेम्पल भी, जो टेम्पल हम अभी बात कर रहे थे जहाँ पे आदि थिरुवराई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, वो उसको भी, उसकी स्थापना भी करी थी। तो गंगईकोंडा चोलापुरम कौन एसोसिएटेड है, राजेंद्र चोला वन। इसके बाद इन्होंने बनाया जब ये नॉर्थन एक्सपेडिशन इनका पूरा हुआ, इन्होंने पाला रूलर महिपाल को हराया। और भी नॉर्थ इंडिया के रूलर्स थे, बट इंपॉर्टेंट कौन से थे, पाल रूलर महिपाल। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी कैपिटल भी वहीं शिफ्ट कर दी गंगईकोंडा चोलापुरम में। देन टॉकिंग अबाउट हिज मैरीटाइम एक्सपेडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। तो ये अर्लीस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल नेवल एक्सपेडिशन इनका था। और इससे क्या पता चल रहा है कि जो चोलास थे उनकी मैरिटाइम डोमेन में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। मतलब उनके पास अच्छी खासी नेवल पावर थी, शिप बिल्डिंग टेक्निक्स उनकी अच्छी थी, मैरिटाइम स्ट्रेटेजीज उनकी अच्छी थी, तभी तो वो श्री विजय तक चले गए थे। श्री विजय रीजन दैट इज इन सुमात्रा। ऑलराइट, सुमात्रा रीजन तक वो पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये दो एक्सपेडिशन इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का एक्सपेडिशन और मैरीटाइम एक्सपेडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया, दोनों हमने डिस्कस कर लिए। देन आदि थिरुवराई फेस्टिवल, इसका कल्चरल कंटेक्स्ट क्या है कि आदि तमिल मंथ जुलाई अगस्त को कहते हैं, और थिरुवर्थराई अरुद्र नक्षत्र जिसमें जो कि एसोसिएटेड है विद लॉर्ड शिवा, और ये राजेंद्र चोला वन का बर्थ स्टार भी माना जाता है, तो इसी वजह से आदि थिरुवराई फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, एंड तमिल शैव भक्ति ट्रेडिशन को भी ये सेलिब्रेट करता है। जो चोला रूलर्स थे उन्होंने जो 63 नयनार्स थे, भक्ति ट्रेडिशन साउथ इंडिया से ही ओरिजिन हुआ है। 6th सेंचुरी के समय पे भक्ति मूवमेंट या भक्ति ट्रेडिशन की शुरुआत साउथ इंडिया से हुई, एंड देन 13th 14th सेंचुरी में वो नॉर्थ इंडिया आया है। पता होगा आपको, भक्ति मूवमेंट में आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो भक्ति ट्रेडिशन में ही 5th 6th सेंचुरी के दौरान ही नयनर्स और अलवर्स थे, जिसमें 12 अलवर्स थे और 63 नयनर सेंट्स थे। ये दो तरह के सेंट्स हैं, दो क्लासेस ऑफ सेंट्स हैं, जिसमें नयनर्स कौन थे, जो शिवा के डिवोटेड थे, और अलवर्स थे जो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे। तो जो चोला रूलर्स थे उन्होंने नयनार्स को पैट्रनाइज किया है, तो शैव सेंट्स को उन्होंने पैट्रनाइज किया है, और यही कारण है कि जो टेम्पल भी आप देखेंगे, जैसे ये पर्टिकुलर टेम्पल भी शिवा को डेडिकेटेड है, तो इस कारण। ठीक है, अम, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, नयनर्स वाला पॉइंट भी याद रखना है कि दे पैट्रनाइज नयनार। 63 नयनार्स जो थे दे यूज टू वर्शिप शिवा, शैव सेंट्स थे, सेंट पोएट्स जिन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट की थी। अलवर्स थे जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड थे। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, शैव सिद्धांत फिलोसफी को हाईलाइट करना और तमिल लैंग्वेज को और ज्यादा एम्फेसाइज करना इन स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, और ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ नयनमार्स टू तमिल कल्चर। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही उन्होंने, जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए आदि थिरुवराई टेम्पल के लिए, तो उन्होंने इसी टेम्पल के इसी विजिट के टाइम पे उन्होंने कुडुवलाई सिस्टम को भी कुडुवलाई सिस्टम के बारे में भी बात करी। तो नाउ व्हाट इज दिस कुडुवलाई सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको कृपया कृपया ध्यान से रखना।
कुडवलाई सिस्टम क्या है? तो ये चोला एम्पायर के टाइम पे एक डेमोक्रेटिक मेथड होता था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस का। तो जो वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज थी, वहाँ पे इलेक्शंस कैसे होते थे? बैलेट पॉट सिस्टम से। क्या करते थे? जो भी पाम लीव्स होंगे उसमें नाम लिख दिए जाएंगे कैंडिडेट्स के, ठीक है? फिर उसको एक पॉट में डाल दिया जाएगा, फिर एक इंडिविजुअल को बुलाएंगे और फिर वो पर्ची उठाएंगे और वहां से फिर इलेक्शन किए जाएंगे लोकल बॉडीज के लिए। अच्छा, कौन कौन लोग होंगे जो इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएंगे? तो उसके लिए भी एक काफी एक लिस्ट होती थी कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए और उसका माइंड ठीक होना चाहिए, जो अभी भी हम देखते हैं। बट उसमें भी क्रिमिनलाइज क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ये था। तो उस समय पे भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मुद्दा था चोला एम्पायर में भी। साथ में कि वो अपनी वाइफ के साथ, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस के कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस समय पे होते थे। फिर उनका नाम पाम लीव्स में लिख के पॉट में डालते थे, एक इंडिविजुअल पॉट से नाम उठाते थे एंड देन अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल इलेक्ट होते थे। तो ये था कुडुवलई सिस्टम जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन में परफॉर्म किया जाता था। और इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है? नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स पाम लीव्स पे लिखेंगे, पॉट कुड़म पे डाल दिया जाएगा, रैंडम सिलेक्शन होगा और विलेज सभाज में इस तरह से मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था। तो ये क्या है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी को दिखाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविक इंस्टीट्यूशंस दिखाता है, ठीक है? ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप देखेंगे। राजेंद्र चोला 1014 से इनका टाइम पीरियड है। गंगईकोंडा चोलापुरम इनकी कैपिटल थी और गंगईकोंडा चोला इन्होंने टाइटल भी अज्यूम किया हुआ था। और एक टैंक इन्होंने बनाया था चोला गंगम, ये भी इम्पोर्टेंट है। और टाइटल का तो हमने देख लिया, कुडुवलई वोटिंग सिस्टम हमने देख लिया, और रिलीजियस ट्रेडिशंस शैव सिद्धांत और 63 नयनमार्स का भी जिक्र आया है। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन रॉबरी या काकोरी कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, ये क्यों न्यूज में था? काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्यों न्यूज में था? अम, हाँ, इसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए काकोरी कॉन्स्पिरेसी को। यू मस्ट बी नोइंग कि एक एसोसिएशन थी HRA, ठीक है? HRA एक एसोसिएशन थी जो किसने इस्टेब्लिश की थी? एक तो राम प्रसाद बिस्मिल उसमें थे, और SN सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल, इन दोनों ने मिलकर ये HRA की स्थापना की थी। और HRA के साथ किस इंसिडेंट्स को हम एसोसिएट करते हैं? काकोरी ट्रेन रॉबरी। तो काकोरी सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी जिसको काकोरी रेलवे स्टेशन पे रोका गया, काकोरी में उसको रोका गया। एंड आइडिया क्या था कि यहाँ पे इसमें जो ट्रेजर फंड्स जा रहा है, गवर्नमेंट ट्रेजर फंड्स इस ट्रेन में जो जा रहा है उसको हम रॉब करेंगे, उसको हम लेंगे, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स मनी है, इंडिया का ही टैक्स पेयर मनी है, और इसको हम अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए यूज करेंगे। तो दो इसके मेन दो इसके मेन क्या कहेंगे, दो मेन गोल्स थे। एक तो था कि HRA की एक्टिविटीज की तरफ लोगों का ध्यान खींचना, और साथ में जो ट्रेजर फंड था, जो टैक्स था, इंडियंस का ही टैक्स पेयर्स का ही, जो इंडियन टैक्स पे ही जो फंड्स थे उसको अपने पास लेके आना। तो ये दो मेन इसके मेन दो गोल्स थे इस पर्टिकुलर रॉबरी के, ठीक है? बट देन अल्टीमेटली क्या हुआ? ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या हुआ? 40+ लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, जिसमें से 3 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया, फांसी हुई। 4 लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहिरी और रोशन सिंह, इसमें से चंद्रशेखर आजाद भी इसमें इन्वॉल्व थे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ? वो भाग गए, ठीक है? वो भाग गए थे, वो उनको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। देन अच्छा, एक पॉइंट याद रखना है कि HRA है, HSRA नहीं है। HSRA की स्थापना हुई है 1925-26 में, और वो किसने की है? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों ने मिलके HSRA की स्थापना की है। और उसके साथ हम वो सॉन्डर्स पे अटैक और मर्डर वो एसोसिएट करते हैं, और साथ में जो पार्लियामेंट्री अटैक हुआ था, बॉम्ब फेंका गया था, वो HSRA के साथ एसोसिएटेड है। HRA के साथ एसोसिएटेड है काकोरी ट्रेन रॉबरी, जिसमें ये 4 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1927 में। 1925 में ये काकोरी रॉबरी हुई थी। दो इसके गोल्स थे, एक तो लोगों को HRA के बारे में बताना, HRA के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करना, और साथ में जो मनी जा रहा है, जो ट्रेजर जा रहा है इस ट्रेन में, उसको
चुरा के अल्टीमेटली अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को फंड करना। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे, बाकी ये 4 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद एचआरए से एचएसआरए बनी है, जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इन दोनों ने इसको बनाया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया था रेवोल्यूशनरीज को। अभी 1925 से 2025 में इसको 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। एसोसिएटेड ट्रेजरी फंड्स, नॉट पैसेंजर लूट। पैसेंजर लूट इनका मकसद नहीं था। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद वाज नॉट कैप्चर्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रीलिम्स के हिसाब से, अगर इस तरह का स्टेटमेंट बनती है तो याद रखना। देन नेक्स्ट है विठल भाई पटेल। ये क्यों न्यूज में थे? एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट या स्पीकर। उस समय पे स्पीकर को प्रेसिडेंट कहते थे, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर आप प्रेजेंट डे में कहें तो लोकसभा स्पीकर। ठीक है, उससे आप एसोसिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन प्रेसिडेंट स्पीकर वो थे। इंडियन प्रेसिडेंट उस समय पे प्रेसिडेंट कहते थे, अभी हम प्रेजेंट डे में स्पीकर कहते हैं। तो वो बने थे 1925 में। तो उस इवेंट को 100 साल कंप्लीट हो गए हैं अभी 2025 में, तो इसके कारण विठल भाई पटेल न्यूज में थे। ठीक है, अगेन वही पर्सनालिटी न्यूज की वजह से हम इनकी सारा देखेंगे, लाइफ इवेंट्स सारे देखेंगे। सो ही वाज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, लेजिस्लेटर थे और पार्लियामेंट्री पाइनियर भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई ये थे। इनका काफी फाउंडेशनल रोल रहा है इंडिया के पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन में। एक्चुअली जो स्पीकर के ऑफिस को ऑटोनॉमी दी जाती है, उसके पाइनियर ये रहे हैं, आइडिया इनका था। ठीक है, 1912 में ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट हुए। देन 1918 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 1924 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में फ्रॉम बॉम्बे सिटी, एंड देन 1925 में ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर या प्रेसिडेंट, उस समय पे प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। की कंट्रीब्यूशन क्या है? फर्स्ट इंडियन स्पीकर थे। देन इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट इन्होंने बनाया, सचिवालय इन्होंने बताया, जिसका सेक्रेटेरिएट जो स्टाफ होगा वो सिर्फ स्पीकर को रिपोर्ट करेगा। तो इससे क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस आई और इम्पार्शियल एडवाइस फिर स्पीकर दे पाता था। तो जो स्पीकर की ऑटोनॉमी की अभी हम बात करते हैं, उनका फाउंडेशन किसने रखा था? विठल भाई पटेल ने। ठीक है, पॉलिटिकल पोजीशंस में इन्होंने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया महात्मा गांधी ने, तो इन्होंने ओपोज किया था। ठीक है, साथ में अपोज किया। और इनका भी मानना क्या था कि अगर हमको कॉलोनियल गवर्नेंस को ऑब्स्ट्रक्ट करना है तो हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर होना पड़ेगा। तो उस समय में पार्टी कौन सी बनी थी? स्वराज पार्टी 1923 में। तो ये भी उसके को फाउंडर थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के साथ। स्वराज पार्टी जो 1923 में बनी थी, जिसका मेन मकसद ही क्या था कि हम आईएनसी की ब्रांच ही हैं, आईएनसी के साथ ही हम हैं, बट हम क्या करेंगे? काउंसिल एंट्री हम करेंगे सो दैट अंदर से हम गवर्नेंस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकें। ठीक है, तो उसमें ये भी थे, विठल भाई पटेल भी थे। और रीसेंट कंटेक्स्ट क्या है कि ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली असेंबली में, और साथ में 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं इनके फर्स्ट इंडियन स्पीकर बनने के। सो होपफुली क्लियर हुआ। नेक्स्ट है धीरियो या धीरी गोवा। धीरी क्या होता है? ये बुल फाइटिंग का एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है? दो ट्रेन बुल्स होते हैं, उनको वो हॉर्न से लड़ाई करते हैं और बाकी लोग बैठकर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसा मेटाडोर नहीं होता। मेटाडोर क्या होता है? जैसे स्पेनिश बुल फाइटिंग में क्या होता है? एक इंडिविजुअल होता है जो कि टेम करने की कोशिश करता है बुल को, या फिर उसको मारने की कोशिश करता है, राइट? आई होप आपने स्पेनिश बुल फाइटिंग के बारे में सुना होगा। तो जो धीरी बुल फाइटिंग है वो उससे काफी अलग है। ठीक है, इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं होता, कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं होता, जिसको मेटाडोर कहा जाता है। मेटाडोर वही इंडिविजुअल है जो बुल के साथ फाइट करता है, इवेंचुअली उसको मार देता है। तो ये नहीं होता, कोई रिचुअल किलिंग इसमें नहीं होती। तो गोवा की जो स्टेट असेंबली है, उन्होंने कहा है कि अम, इसको लीगलाइज कर दिया जाए। एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ समय पहले 1997 में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन्होंने इसको बैन कर दिया था, इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया था। बोला था कि प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी के एक्ट के तहत इसको बैन कर दिया था। देन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया कि हाँ, बैन ही रहना चाहिए। बट गोवा के लोगों का मानना है कि ये तो एक तरह से क्या है, हमारा कल्चर का हिस्सा है। पोर्चुगीज के समय से, कॉलोनियल एरा से ये चलता आ रहा है, या धीरियो गोवा, जिसमें बुल फाइटिंग होती है। कोई मेटाडोर नहीं है, यानी कि कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिचुअल किलिंग नहीं होती। बस क्या है कि दो बुल्स हैं, आपस में फाइट कर रही हैं, कौन से लड़ाई करती हैं, और ट्रेंड होती हैं दोनों। बस लोग देखते हैं और बेटिंग करते हैं। बेटिंग इसमें इन्वॉल्व होती है एक्चुअली, इसकी वजह से लोग
लोकल लोगों में काफ़ी फेमस है, और बैन होने के बाद भी ये छुप-छुप के अभी भी होती है। क्या है कि एक दोनों हॉर्न से लड़ेंगे, फिर एक को जैसे ही बाहर कर दिया तो अल्टीमेटली दूसरा बुल जीत गया। ठीक है? तो ये गोवन कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है, ऐसा लोगों का कहना है। ये एग्रेरियन फेस्टिवल्स और चर्च फीस्ट के टाइम पे इसको लिंक किया जाता है, हिस्टोरिकली लिंक किया जाता है कि इस समय पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता था। अभी बैन लगा दिया है और लेजिस्लेटर्स वही कह रहे हैं कि इसको लीगलाइज़ कर दिया जाए। ठीक है? लीगलाइज़ करना क्यों है? क्योंकि ये बुल फाइटिंग की तरह नहीं है, इसमें कोई किलिंग नहीं होती, इसमें कोई मेटाडोर इन्वॉल्व नहीं है, और गोवा और पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस के साथ एसोसिएटेड है, और इसको जल्लीकट्टू और कंबाला, जो बुल फाइटिंग और बफेलो फाइटिंग की बात होती है, जिसमें अ, जल्लीकट्टू में तो एक टेमर होता है, एक इंडिविजुअल होता है जो टेम करता है बुल को टेम करने की कोशिश करता है, और कंबाला में भी आई थिंक एक जॉकी होता है जिस जो कॉइन्स को कॉइन्स का जो बैग होता है उसको लेने की कोशिश करता है, इस तरह का होता है, तो इनको इसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है, बट धीरियों में कोई भी इंडिविजुअल एसोसिएटेड नहीं है, सिर्फ दो बुल्स हैं आपस में फाइट कर रहे हैं। तो धीरी या धीरियो किसके साथ एसोसिएटेड है? गोवा के साथ एसोसिएटेड है, गोवा का कल्चर है पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस। ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025। क्यों न्यूज में आया होगा ये अवार्ड? क्योंकि क्या हुआ है, इस बार इसके जो अवॉर्डी है वो एक इंडियन है। बीबी फातिमा का जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड है किस बारे में? तो जो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इस अवार्ड को देता है। 2002 से ही ये लॉन्च हुआ है ये पर्टिकुलर अवार्ड, और इसको माना जाता है एज नोबेल प्राइज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मतलब एक तरह से इसको नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि जो भी लोग हैं जिन्होंने नेचर बेस्ड सोल्यूशन कुछ फाइंड किए हैं, कम्युनिटी को या कम्युनिटी बेस्ड लोगों को इन्वॉल्व करके नेचर बेस्ड सोल्यूशंस फाइंड किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इकोलॉजिकल रेजिलियंस के लिए, जिससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो जाए। तो इसीलिए इस बार बीबी फातिमा का जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनको मिला है धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। और इनकी अचीवमेंट क्या है कि ये ऐसा ग्रुप है इंडिया से, सोल ग्रुप है इंडिया से जिन्होंने ये इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड जीता है। 10 ग्लोबल विनर है, इंडिया से सिर्फ एक ही है। और इनकी की कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने इको फ्रेंडली फार्मिंग और इन रेनफेड एरियाज में इसको प्रमोट किया है, और रिवाइवल ऑफ मिलेट बेस्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम, अडॉप्शन ऑफ नेचुरल फार्मिंग मेथड्स। तो ये सारी इको फ्रेंडली टेक्निक्स को यूज करने की वजह से, इकोलॉजिकल रेजिलियंस लाने की वजह से अल्टीमेटली इनको चूज किया गया है, एंड शी हैज बीन अवॉर्डेड बाय एंड शी हैज बीन अवॉर्डेड विद इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड बाय यूएनडीपी। 2002 से शुरू हुआ है, यूएनडीपी देता है इसको। क्या कहते हैं? नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। किसको दिया जाता है? कि कोई भी नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कोई लेके आया है जिसने लोकल ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व किया है, तो उसको ये दे देते हैं। ठीक है। इनिशिएटिव्स क्या इंक्लूड करते हैं? इन्होंने कम्युनिटी सीड बैंक शुरू किया है, और फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। देखो, मिलेट बेस्ड अगर डाइट हमारी हो जाए तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी आएगी, क्योंकि मिलेट से देखो ये मिलेट्स आर वेरी मच क्लाइमेट रेजिलिएंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं, पानी इतना यूज नहीं होता। तो अल्टीमेटली अगर हम अब मिलेट्स की तरफ जाएं, जो हमारी अभी डाइट है राइस और व्हीट बेस्ड जो हमारी डाइट है, अगर हम उससे मिलेट बेस्ड डाइट पे चले जाएं तो इससे हमारी फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगी, और साथ में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी हैम्पर नहीं होगी। ठीक है। ये कुछ अचीवमेंट्स हैं इनकी। तो ये प्रीलिम्स हॉटस्पॉट में ये पॉइंट्स याद रखना। ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं लास्ट में इस तरह के पॉइंट्स ऐड कर दूं सो दैट आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। ठीक है। 2025 का थीम क्या था? वुमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन। इनको $10,000 मिलेंगे। ठीक है, इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर जी। इनका 350th मार्टम डे शहीदी दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा बाय इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज ने कहा है कि हम सेलिब्रेट करेंगे, तो गुरु तेग बहादुर जी न्यूज में आए हैं और हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 1621 में इनका जन्म हुआ था। इनके ही वॉज द नाइन्थ गुरु। आई होप यू नो दिस। नाइन्थ गुरु ये थे। मैंने क्या किया है, मैंने जितने भी सिख गुरु रहे हैं, 10 सिख गुरु, उनको ऐड कर दिया है, और साथ में उनकी जो भी उनसे एसोसिएटेड कोई फैक्ट है, कुछ उनका कंट्रीब्यूशन जो भी है वो भी ऐड किया है। तो टॉकिंग अबाउट गुरु तेग बहादुर जी, तो इनके गुरु हरगोविंद जो 6th
सिख गुरु थे वो इनके फादर थे, और माता नानकी इनकी मदर थी। इन्हीं के नाम पे इन्होंने चक नानकी विलेज एक बनाया था। देन नाउ अब वो आनंदपुर साहिब कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। चक नानकी की शुरुआत या चक नानकी की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम था त्यागमल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, त्यागमल, और इन्होंने माता गुजरी इनसे शादी की थी। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भाई गुरदास, और इनकी भाई गुरदास इनके स्पिरिचुअल गुरु थे, और इन्होंने गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत इन सब में पढ़ाई की थी। और मार्शल ट्रेनिंग इनको हुई है बाबा बुद्धा से। तो क्या याद रखेंगे गुरुज में इनके? याद रखेंगे एक तो भाई गुरदास और साथ में बाबा बुद्धा, है ना, बाबा बुद्धा या बाबा, ये दो इनके गुरुज में याद रखेंगे आप। स्पोर्ट्समैनशिप, आर्चरी और हॉर्स राइडिंग, ये तीनों इन्होंने इनसे सीखे थे। टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ही वो सेटल्ड एट बकाला, और इन्होंने गुरु नानक की टीचिंग को ही और ज़्यादा एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर करके प्रीच किया है, और बहुत सारे हाइम्स भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं टू गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे कपलेट्स इन्होंने ऐड करे हैं। और इनको मुगल रूल के टाइम पे इनको सेवियर गुरु कहा जाता था, और ये औरंगजेब के कंटेम्पररी थे, और औरंगजेब का ही एक्चुअली औरंगजेब के ऑर्डर पे ही इनको एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, शहीदी दिवस उसको कहते हैं, 24 नवंबर को, ऑर्डर्ड बाय औरंगजेब, और 1675 दिल्ली में ही इनको एग्जीक्यूट किया गया था। ये देखो प्रीलिम्स हॉटस्पॉट यहाँ पे, क्या याद रखोगे? नाइन्थ गुरु थे गुरु टेक बहादुर, एग्जीक्यूटेड इन दिल्ली। फोर्स कन्वर्जेंस के अगेंस्ट इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की थी। गुरु ग्रंथ साहिब में इन्होंने काफी अपने कपलेट्स या श्लोक्स दिए हैं। शहीदी दिवस 24 नवंबर, और इनकी एक जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है वो है फाउंडेड आनंदपुर साहिब, चक नानकी विलेज या आनंदपुर साहिब कॉम्प्लेक्स का ही ये पार्ट है। तो आनंदपुर साहिब आप याद रखेंगे। अच्छा, ये आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो जब पीपीटी मिलेगी तो दिख जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ के थोड़ा सा बता देती हूँ। तो गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु थे, इन्होंने गुरु का लंगर स्टार्ट किया था, एंड ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ बाबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कंटेम्पररी पूछ सकते हैं कि कौन से सिख गुरु किस मुगल एम्परर के कंटेम्पररी थे, तो ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ बाबर। गुरु नानक देव कंटेम्पररी ऑफ बाबर। ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर कमेमोरेट किया गया था ऑन द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। अच्छा, तो इन्होंने शुरुआत की थी, फर्स्ट गुरु थे, और शुरुआत सिख रिलीजन की इन्होंने ही की थी। देन उसके बाद गुरु अंगद जी आए थे, जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। इनकी कंट्रीब्यूशन ये एक इम्पॉर्टेंट है। गुरु अमरदास, इन्होंने आनंद कारज सेरेमनी, जो सिख लोगों में शादी का जो सेरेमनी होती है, आनंद कारज सेरेमनी, उसको इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था। इन्होंने सती को अबॉलिश किया था, पर्दा सिस्टम को अबॉलिश किया था, और साथ में ये अकबर के कंटेम्पररी थे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पढ़ना। ठीक है, देन गुरु रामदास, तो ही फाउंडेड अमृतसर इन 1577, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में इन्होंने अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, उसकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने शुरू की थी। देन गुरु अर्जुन देव, तो इनके समय पे इन्होंने कंपोज किया था आदि ग्रंथ, और गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन इनके समय पे कंप्लीट हुई थी, और इनको शहीद सरताज भी कहते हैं, और ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर। तो यानी कि ये किसके कंटेम्पररी थे? जहांगीर के। देन गुरु हरगोबिंद, जिनको सोल्जर सेंट भी कहते थे, और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी अगेंस्ट जहांगीर एंड शाहजहां। तो ये जहांगीर और शाहजहां दोनों के ही कंटेम्पररी ये थे, गुरु हरगोबिंद। देन गुरु हर राय, गुरु हर राय, और इनका क्या कंट्रीब्यूशन था कि ये मेनली इनका पीस मेकिंग स्ट्रेटजी इनकी थी। पीस इन्होंने पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है विद औरंगजेब, और मिशनरी वर्क इन्होंने मेनली किया है। देन गुरु हरकृष्ण, तो ही वॉज द यंगेस्ट गुरु ऑफ ऑल। इनको 5 साल के थे तभी इनको गुरु की उपाधि मिल गई थी, और इन्होंने एंटी इस्लामिक ब्लास्फेमी के इल्जाम इन पे लगा था, एंटी इस्लामिक ब्लास्फेमी का, बाय औरंगजेब। तो ये औरंगजेब के कंटेम्पररी थे। ठीक है, देन गुरु टेक बहादुर, ये आनंदपुर साहिब की स्थापना इन्होंने की थी, औरंगजेब ने ही इनको एग्जीक्यूट भी किया था। इनके बारे में जस्ट हमने अभी अभी पढ़ा है। देन गुरु गोविंद सिंह, तो इन्होंने जो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, तो वॉरियर क्लास, वॉरियर कम्युनिटी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, अम, ठीक है, तो ये एक बारी प्लीज पढ़ लेना, ये वाला टेबल एक बार पढ़ लेना, और ये पक्का से ध्यान रखना कि कौन से गुरु किस
मुगल एम्परर के कंटेम्पररी थे। हो सकता है इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में या किसी स्टेट पीसीएस में। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में इसको भी 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, जिसके कारण ये न्यूज में था। ठीक है। ओरिजिन 1925 में शुरुआत की गई थी। इसके फाउंडर थे ईवी रामास्वामी पेरियार। कंप्लीट स्टैटिक है, जल्दी जल्दी मूव करते हैं। तमिलनाडु रीजन में। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्या था? कास्टिज्म को लेके, कास्ट जो उस समय पे अट्रॉसिटीज हो रही थी या जो सोशल इनइक्वालिटीज, कास्ट हायरार्कीज उस समय पे थी, उसके अगेंस्ट ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी एंड स्पेशली नॉन ब्राह्मण सेक्शंस। इसके की प्रिंसिपल्स या एम्फेसिस क्या थे, जहां से सवाल बन सकता है? एक तो अबॉलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, देन साथ में रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को इन्होंने, जो सुपरस्टिशंस थे, जो रिग्रेसिव कस्टम्स थे, उनको चैलेंज किया, उनको क्वेश्चन किया। ये इसका पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो खैर है ही, साथ में वुमेन्स राइट, विडो रीमैरिज, इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन, ऑपोजिशन ऑफ डोरी सिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल बन सकता है, ऑप्शन बनाया जा सकता है। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वो था, जिसमें बिना प्रीस्ट या बिना रिचुअल्स की शादी परफॉर्म की जाती थी, क्योंकि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी उस समय पे थी, तो उसी को चैलेंज करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में ईवी रामा स्वामी पेरियार ने शुरू की थी। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन राइट्स, देन सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, और साथ में क्वेश्चनिंग रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, तो ये देख लेना, टेबल सॉर्ट ऑफ है। देन है लंगखुन फेस्टिवल, जो तीवा ट्राइब है कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम की, या फिर इसको लालूंग या तीवा ट्राइब, एक ही के नाम है। इनका ये फेस्टिवल है लांगखुन फेस्टिवल, उमसोवाई विलेज में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इट इज एन एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल। इसमें क्या होता है, जो रमसा देवता है उनको प्रेयर्स ऑफर की जाती है कि प्लीज हमारी राबी क्रॉप्स अच्छी हो, और प्रेयर्स ऑफर की जाती हैं बाय तीवा या लालुंग ट्राइब। नाउ लांगखुन क्या है? ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है। तीवा क्या है? ये एक ट्राइब है। या लालुंग क्या है? ये एक ट्राइब है। याद रहेगा ये। तो ये वर्ड बेस्ड थोड़ा याद रखना है, ठीक है। इसमें बैम्बू को वर्शिप किया जाता है। 4 दिन तक चलता है ये, अक्टूबर से दिसंबर तक। एग्रेरियन फेस्टिवल है, नेचर सेंट्रिक है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट तीवा ट्राइब या लालुंग ट्राइब, तो ये क्या है? इसके दो ब्रांचेस बेसिकली हैं इस ट्राइब की। एक तो हिल तीवास है और प्लेन तीवास है। जो हिल तीवास हैं वो हिली रीजन ऑफ असम और मेघालय में रहते हैं, और उनकी लैंग्वेज भी इंडो तिब्बतियन को ज्यादा रेजोनेट करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो प्लेन तीवास है वो आसाम के ही प्लेन रीजन में रहते हैं, और असमीज लैंग्वेज वो और असमीज कल्चर ही वो फॉलो करते हैं। प्राइमरी रीजन इनके कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और तिब्बतो बर्मीज इनका एथनिक ग्रुप है। ठीक है, होपफुली याद हो गया। फाउंडर इसके कौन है? फाफोरोई इंद्रो सिंह देवरी। ये इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल इसके साथ एसोसिएटेड है, जिन्होंने तीवा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा काम किया है। इन्होंने तेवा नेशनल एंथम भी कंपोज किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, याद रखना। तीवा, लालुंग क्या है? ट्राइब्स है। लांगखुन क्या है? ट्राइबल फेस्टिवल है। देन नेक्स्ट है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ओके, सो आर्काइव्स, आपको पता है कि ओल्ड रिकॉर्ड्स, ओल्ड मूवीज, ओल्ड फोटोज, हम अपने फोन में भी आर्काइव्स होती है कि जो ओल्ड डेटा है उसको स्टोर कर लिया जाए, उसको प्रिजर्व कर लिया जाए, उसको हम कहते हैं आर्काइव्स। तो जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा बहुत सारा जनरेट होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, जिसने अभी अभी 50th गोल्डन जुबली मीटिंग अपनी सेलिब्रेट करी। ठीक है, सो दे ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग, गोल्डन जुबली मीटिंग्स उन्होंने ऑर्गेनाइज करी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1953 में, एंड अभी इट सर्व्स एज ऑल इंडिया फोरम ऑफ प्रोफेशनल आर्किविस्ट। चेयरपर्सन इसके हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स, और इसके मेंबर्स में कौन कौन आता है? सभी स्टेट्स और यूटी के ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, टॉकिंग अबाउट इट, ऑफिस की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये आता है। और जितने भी नॉन करंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, नॉन करंट किन से हैं? जो यूज में नहीं आ रहे हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड, उनको आर्काइव्स में प्रिजर्व करके या स्टोर करने का काम ये करता है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी यूज हो जाता है रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है, और साथ में अगर किसी को कोई रिसर्च करनी है तो उनके लिए भी डेटा प्रिजर्व हो जाता है।
टॉकिंग अबाउट इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट 1891 में ये एक ऑफिस स्टैब्लिश हुआ था जिसका नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। फिर उस समय पे ये कलकत्ता में था, देन प्रेजेंट लोकेशन इसकी है दिल्ली में। ठीक है, अब इसका नाम है नेशनल आर्काइव्स डिपार्टमेंट। ठीक है, पहले क्या था, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट 1891 में शुरू हुआ था और अभी वाला तो 1953 में स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, नेचर ऑफ रिकॉर्ड्स कौन कौन से आते हैं, जो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, प्राइवेट रिकॉर्ड्स इनके पास नहीं होते। और साथ में जो क्लासिफाइड या जो ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी इसमें नहीं आते। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो उनका नॉन करंट डेटा होता है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, जो भी उनका नॉन करंट डेटा है जो वो यूज नहीं कर रहे हैं, 25 साल से पुराना, एक्चुअली जो एक्ट में मैंडेट किया गया है कि जो 25 साल से पुराने जितनी भी फाइल्स हैं वो आपको नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनके पास अरेंज्ड सीरीज में डॉक्यूमेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 1748। क्लासिफाइड इनके पास इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं होती, जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है वो इनके पास नहीं होती। ये लैंग्वेजेस हैं जिनमें रिकॉर्ड्स मौजूद है, इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू। देन डिजिटाइजेशन का इनिशिएटिव भी लिया गया था जिसमें है अभिलेख पोर्टल, ताकि एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा एनहांस हो सके। देन पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट की अगर हम बात करें 1993, यही मैं आपको बता रही थी कि जितने भी 25 साल से पुराने जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए फिर मैंडेट आ जाती है कि जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं वो सारा डेटा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को दे देंगे, बस जो क्लासिफाइड डेटा है वो नहीं देंगे। ठीक है, तो अब इसमें इश्यूज क्या आते हैं। सबसे पहले तो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन क्या होगा, किसको कह देंगे कि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ये हम शेयर नहीं करेंगे। और साथ में जो नॉन करंट डेटा है वो क्या है। यूज में तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो यूज में नहीं होंगे मिनिस्ट्रीज के, तो कितना पुराना डेटा है जो मिनिस्ट्रीज शेयर करेगी, या नॉन करंट डेटा क्या होगा, क्लासिफाइड डेटा हो क्या होगा, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, डेफिनेशन क्लियर नहीं है, जिसके कारण ये थोड़ा सा ऑब्सक्योर रहता है। साथ में आर्काइवल एक्सेस में भी थोड़ी ओपेसिटी है, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जब उनको डेटा एक्सेस करना होता है आर्काइव्स ऑफ इंडिया से, सो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, डिलेज बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी का इशू है, जिसके कारण अभिलेख पोर्टल शुरू की गई थी कि अगर डिजिटाइज हो जाएगा डेटा तो फिर थोड़ा इजी हो जाएगा डेटा एक्सेस करना। ठीक है, नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी, क्यों न्यूज में थे, 200 बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, और इनको ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया ये भी इनको इनको ही कहा जाता है। ठीक है, तो ही वॉज बोर्न ऑन 1825 एंड ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट थिंकर्स ऑफ इंडिया। इन पे इस तरह का क्वेश्चन, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन एक बार आ चुका है यूपीएससी में। और ही वॉज अ रिफॉर्मर, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल लीडर, और इन्होंने ही इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की स्थापना की थी। तो इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले तो अकेडमिक या इंस्टीट्यूशन कहे तो ही वॉज फर्स्ट इंडियन प्रोफेसर एट एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे। जोरेस्ट्रियन ट्रस्ट फंड ऑफ यूरोप इन्होंने स्थापना की थी। मॉडर्न एजुकेशन और रैशनल रिफॉर्म्स को भी इन्होंने बहुत ज्यादा एडवोकेट किया। नाउ टॉकिंग अबाउट हिज पॉलिटिकल करियर, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को के को फाउंडर ये रहे हैं, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी, ताकि ये जो इंडियंस जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसका ध्यान ये आकर्षित कर पाए, उनको बता सकें, ब्रिटेन में लोगों को बता सकें कि इंडियंस ये प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। देन पार्लियामेंट्री रूल में ही वाज फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इन 1892। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। और इन्होंने पार्लियामेंट को यूज किया ताकि कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन को ये हाईलाइट कर सके। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक थॉट, तो जो ड्रेन थ्योरी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, कि जो इंडिया का पैसा है वो किस तरह से ब्रिटेन जा रहा है, सिस्टेमिक ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है, वेल्थ किस तरह से ब्रिटेन में ट्रांसफर की जा रही है, उसको इन्होंने हाईलाइट किया था। देन उन्होंने उनके जो आइडियाज थे वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में, इसमें कंपाइल्ड है इनके पूरे आइडियाज। और सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि जब इन्होंने ये थ्योरी दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, तो बहुत सारे ऐसे जो उस समय पे रिफॉर्मर्स थे या नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनका ध्यान इस तरफ गया कि इकोनॉमिक थॉट की किस तरह से पैसा अल्टीमेटली सैलरीज के थ्रू या जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, और किस तरह से पेंशन्स के लिए उनके पेंशन्स के लिए पैसा जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये उन्होंने हाईलाइट किया। और उन्होंने गोखले और गांधी जैसे लोगों को भी अल्टीमेटली
इन्फ्लुएंस किया। कांग्रेस प्रेसिडेंट भी वो रहे 1906 सेशन में। अच्छा, वो 3 बार प्रेसिडेंट एक्चुअली रहे, 3 सेशन में। एक तो 1886 का सेशन था, एक 1893 का सेशन था, और सबसे इम्पोर्टेंट था 1906 का सेशन। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ है, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स की लड़ाई आपस में हो गई थी। और 1906 में इनको बनाया है क्यों गया था प्रेसिडेंट? क्योंकि कोई ऐसा लीडर चाहिए था जिससे बस एक्सट्रीमिस्ट भी मान जाए और मॉडरेट्स भी मान जाए, तो इसीलिए इनको लीडर बनाया गया था। बट देन 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, वी नो दिस। तो 1906 सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने स्वराज को अल्टीमेट गोल डिस्कस डिक्लेयर किया था। ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में इन्होंने स्वराज को अल्टीमेट गोल डिक्लेयर किया था। देन इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और क्या क्या है? वुमेन एजुकेशन में, पारसी रिलीजियस कस्टम्स में, देन सोशल इक्वालिटी इन एवरीडे लाइफ, इन सब में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और इंडियन एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज और एक्सेस टू प्रोफेशन अंडर ब्रिटिश रूल, तो ये सब भी इन्होंने सपोर्ट किया। ये कुछ पॉइंट्स हैं, सम अप कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पंड्या पीरियड। क्या हुआ? एक 800 ईयर ओल्ड शिवा टेम्पल था, जहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, और उस इंस्क्रिप्शन में वाटर चैनल के बारे में जानकारी दी गई है। एक वाटर चैनल है, उस पे एक इंस्क्रिप्शन मिला जिससे बहुत सारी टेम्पल इकोनॉमी के बारे में, वाटर मैनेजमेंट किस तरह की थी पांड्या किंगडम की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो इसके कारण ये न्यूज़ में था। ठीक है, सो मदुराई डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल था, जहाँ पे शिवा टेम्पल ये है, लेटर पंड्या पीरियड का, 13th सेंचुरी का। और किसने बनाया होगा? मरावर्मन सुंदर पांड्या। इनके रूल के समय पे ये जो टेम्पल है उसको कंस्ट्रक्ट मेनली किया गया होगा। टेम्पल का नाम है हेन्नावनेस्वरम, हेन्नावनेस्वरम। और हेनावनन, ये टाइटल पांड्या किंग्स भी यूज करते थे, रॉयल टाइटल ऑफ पांड्या किंग्स। और यहाँ पे लॉर्ड शिवा को एज राजा बताया गया है इस पर्टिकुलर टेम्पल का। और वहीं से ये हेन्नावनेस्वरम का नाम भी वहीं से आया है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस पर्टिकुलर एविडेंस का, या जो इंस्क्रिप्शन मिली है? टेम्पल बेस्ड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बारे में पता चला, वाटर मैनेजमेंट कैसी थी ये पता चला, ऑक्यूपेशन, टैक्सेशन, लोकल गवर्नेंस, इसके बारे में जानकारी मिली। ठीक है, टॉकिंग अबाउट पंड्या डायनेस्टी, क्योंकि न्यूज में आया है। देखो, न्यूज तो इतनी सी की थी कि एक इंस्क्रिप्शन मिली है, कौन से टेम्पल में मिली है, टेम्पल किसको बिलोंग करता है? मरावर्मन सुंदरा पंड्या, इनके टाइम का एसोसिएटेड रूलर ये है। ठीक है, अब पंड्यास का जो डायनेस्टी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 3 क्राउन किंग्स जो है, चोला, चेरा, पंड्या, उनमें से पंड्यास एक है। अर्ली पंड्यास कब आए थे? जब इन्होंने कालवरास को हराया था 6th सेंचुरी सीई में, उसके बाद ये आए थे। बट देन चोला किंग प्रांतक वन, इन्होंने इनको, पंड्यास को डिफीट किया, और इनका डिक्लाइन हुआ। फिर 13th सेंचुरी में जब चोलास डिक्लाइन हुए, फिर इनका पीक आया अंडर सदाए वर्मन सुंदर पांड्यन। इनसे पहले वाले जो हमने अभी पढ़ा, मरावर्मन सुंदर पांड्या, इनके बाद ये आए हैं। ठीक है, सदाई वर्मन सुंदर पांड्यन, इंपॉर्टेंट पांड्यन रूलर्स मरावर्मन, जिनके बारे में ये जो अभी हमने इंस्क्रिप्शन वाला पढ़ा है टेम्पल। देन सदाई वर्मन, इन्होंने अपना एक्सपैंड किया था टूवर्ड्स तमिलनाडु एंड नेल्लोर। और इन्होंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको नोट करना, जो त्रिभुवन चक्रवर्ती का टाइटल इन्होंने अज्यूम किया था। किन्होंने? सदाई वर्मन सुंदर पांड्यन ने त्रिभुवन चक्रवर्ती का टाइटल। देन वरामर्मन कुलशेखरन, इनका बहुत लंबा रेन रहा है, जिसके कारण ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पंड्यन रूलर्स इंपॉर्टेंट है। डिक्लाइन फिर कैसे आया? जब मलिक काफूर का इन्वेजन हुआ, खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे मलिक काफूर ने जब इन्वेड किया, और उसके कारण फिर उसके बाद तो फिर काफी ज्यादा सक्सेशन डिस्प्यूट्स रहे, और अल्टीमेटली डिक्लाइन हो गया पंड्यन डायनेस्टी का। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो रॉकी और हिली टेरेन है, फर्टाइल वैलीज भी है वेगई और तामिरपन्नी रिवर की। कैपिटल इनकी मदुराई थी, मदुराई वाज देयर कैपिटल। पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल। अच्छा, यहाँ पे जो ब्राह्मण सेटलमेंट्स थी मदुराई कैपिटल में, उसको मंगलम या चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। ठीक है, फीचर्स क्या थे? इरिगेशन फैसिलिटीज थी, किंग्स और डीटीज के नाम के ऊपर रखे जाते थे। देन सेंटर फॉर वैदिक लर्निंग एंड लैंड ग्रांट्स, ये जो मदुराई की बातें हो रही है। प्राइम मिनिस्टर को कहते थे उत्तरा मंत्री, और रॉयल सेक्रेटेरिएट को कहते थे एलुतु मंडपम। इंपॉर्टेंट, ये मिलिट्री टाइटल्स है। पल्ली वेलन, प्रांतकन पल्ली वेलन, मुरन आदितन, और तेनन तमिजेवल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। पल्ली वेलन क्या है, मेरा नदी तनन क्या है? तो ये क्या है? दीज आर मिलिट्री टाइटल्स यूज्ड बाय पांड्या एम्पायर में
मिलिट्री टाइटल्स यूज होते थे। ये इनकी इकोनॉमी और ट्रेड के बारे में बताया गया है कि यहाँ ट्रेड, टैंक इरिगेशन था, कैनल्स थे, ओवरसीज ट्रेड्स होता था विद साउथ एशिया एंड श्रीलंका। देन कयाल पट्टिनम, ये एक मेजर पोर्ट यहाँ का है। फिश एम्बलम यूज करते थे पांड्यास, इनके जो कॉइन्स और जो झंडे पे भी था इनफैक्ट, तो फिश एम्बलम का यूज ये करते थे। इनका जो ऑफिशियल सिंबल था वो फिश था, फिश एम्बलम था। देन यहाँ पे शैविज्म डोमिनेट करता था। वैष्णविज्म और जैनिज्म भी ये पेट्रोनेज करते थे, बट डोमिनेंट यहाँ पे शैविज्म था। टेम्पल्स का रोल, कि किस तरह से टेम्पल्स इकोनॉमिक सेंटर्स की तरह फंक्शन करते थे, लैंड मैनेज करते थे, मनी, इरिगेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब के बारे में। और आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल का था, अर्ली वोपरम फॉर्म्स थी, और तमिल संगमम ट्रेडिशन को इन्होंने पेट्रोनेज दिया है। ठीक है, और ये डिस्कवरी क्यों मैटर करती है, जैसा मैंने आपको बताया कि इंस्क्रिप्शन लिंक करती है अल्टीमेटली वाटर मैनेजमेंट को। टेम्पल इकोनॉमी उस समय पे कैसी थी, टेम्पल इकोनॉमी जो फ्लरिश कर रही थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव सोफिस्टिकेशन ऑफ लेटर पांड्यास, और मदुराई की सेंट्रलिटी कितनी ज्यादा थी। और साथ में ये भी बताता है कि शैविज्म काफी लंबे समय तक कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट है पोसन पोया फेस्टिवल। ये क्यों न्यूज में था कि श्रीलंका का ये फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है फुल मून डे, यानी कि पूर्णिमा ऑफ जून, जून की पूर्णिमा पे पोसन पोया फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? एक्चुअली जो सुनो, थर्ड सेंचुरी, एक मिनट, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड सेंचुरी बीसी नहीं, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 250, एक सेकेंड, थर्ड सेंचुरी बीसी मार्क्स द, हाँ ये, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, 250 सीई में पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिस जो किसने करवाई थी? अशोक के पेट्रोनेज में हुई थी, जिसके लीडर कौन थे या प्रेसिडेंट कौन थे? मोगालीपुत्र तीसरा। ठीक है, 250 सीई में हुई थी। अब यहाँ से क्या आया था? थेरावाड बुद्धिज्म में अशोक मानते थे, और यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला था कि अब हम क्या करेंगे, बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करेंगे। फिर अशोक ने बहुत सारे मिशन इस तरह के प्रोपोगेट करने के लिए भेजे थे, और एक मिशन उन्होंने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए श्रीलंका में भेजा था थर्ड सेंचुरी बीसी में। आफ्टर दिस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 सीई के बाद इन्होंने भेजा था। ठीक है, राइट। और यहीं से फिर बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी श्रीलंका में। ऑल राइट, और ये मिशन को लेके कौन गया था? तो ये गए थे अरहत महिंदा, जो कि कौन है? मौर्यन एम्परर अशोक के बेटे थे। ही वॉज अ सेंट, ही वॉज अ मॉन्क ऑल्सो, बुद्धिस्ट मॉन्क और मिशनरी भी ये थे, अरहत महिंदा। इन्होंने सरमन डिलीवर किया था किंग देवनम पिया तीसा को। मिहिनतले एक प्लेस है जहां पे ये पर्टिकुलर सरमन दिया गया था, और इसी के कारण इसको क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका भी कहा जाता है। यहीं से बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी श्रीलंका में। ठीक है, अरहत महिंदा किसने भेजा था? एम्परर अशोक ने, उन्हीं के बेटे थे ये। किंग देवनम पियातीसा, मिहिनतले वॉज द नेम ऑफ प्लेस जहां पे सरमन डिलीवर किया गया था। देन अरहत महिंदा के बारे में, इन्होंने थेरवाड़ा बुद्धिज्म की शुरुआत की, और इसी डे को मार्क करने के लिए ये पोसन पोया फेस्टिवल मनाया जाता है फुल मून डे ऑफ जून में। ठीक है, इसी सरमन को, इसी फर्स्ट सरमन को मार्क करने के लिए, और यहीं से जैसे थेरावाड़ा बुद्धिज्म की शुरुआत वहां हुई है, और एम्परर अशोका ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, आफ्टर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या हुआ था। किंग देवनम पियातीसा फर्स्ट श्रीलंकन रूलर थे जिन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया। मिहिनतले, ये क्या है? अनुराधापुरा एक जगह है जहां पे एक माउंटेन पीक है, मिहिनतले। फर्स्ट बुद्धिस्ट सरमन की साइट ये है। और अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ग्रीन में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंशियंट कैपिटल ऑफ श्रीलंका, आपने प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे कि एंशियंट कैपिटल दिखे हैं और बोला है कि कहाँ कहाँ से एसोसिएटेड है, कौन से किंगडम से एसोसिएटेड है। तो ये याद रखना, अनुराधापुरा किससे एसोसिएटेड है? एंशियंट कैपिटल ऑफ श्रीलंका। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेजर सिटी टू कन्वर्ट टू बुद्धिज्म, और ये अभी प्रेजेंटली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज याद रखना। ठीक है, रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस में फिर स्टेट रिलीजन ही बन गया वहां पे श्रीलंका में, और इससे फिर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वहां पे शुरू हुई, मोनेस्टिक एजुकेशन शुरू हुई, सिनहलीज बुद्धिस्ट कल्चर वहां पे डेवलप्ड हुआ, और बहुत सारे पिलग्रिमेजेस अभी भी वहां जाते हैं, मेहनतले में और अनुराधापुरा में।
और ऑब्जर्वेंस ऑफ सिल और दान। सिल क्या होता है? मॉरल परसेप्ट्स। और दान क्या होता है? जैसे दान आपने सुना भी होगा, आर्म्स गिविंग, कि किसी को दान दे। सिल और दान ऑब्जर्व किया जाता है। फ्री फूड और ड्रिंक्स दानशालाज है। टेम्पल्स एंड पब्लिक प्लेसेस को इल्यूमिनेट किया जाता है। तो ये पोसन बोया फेस्टिवल में ये सब कुछ होता है, ठीक है। पिलग्रिमेज के लिए मिहन जाते हैं, देन मॉरल परसेप्ट्स होते हैं, दान दिया जाता है, इस तरह का एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे पोया डेज किसको कहते हैं? फुल मून डेज इन श्रीलंका को पोया डेज कहते हैं, तो इसीलिए पोसोन पोया यहीं से नाम आ रहा है। और पब्लिक हॉलीडेज इनको डिक्लेयर किया जाता है। देन थेरावाड़ा बुद्धिज्म डोमिनेंट फॉर्म इन श्रीलंका। थेरावाड़ा जो मोनेस्टिक वाउज में बिलीव करते थे, या जो त्रिपिटक की जो नॉलेज है उसमें बिलीव करते हैं। ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म भी इसको आप कह सकते हैं, कि जो मोनेस्टिक वाउज या जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनमें बिलीव करते हैं, ये थेरावाड़ा स्कूल। और ये कहाँ कहाँ है? म्यांमार में है, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, लाओस में है। अच्छा, फिर बाद में संघमित्ता जो अशोकी की डॉटर थी, इन्होंने अनुराधापुरा में एक बोधि ट्री भी ये लेके गई थी। वो कौन लेके गई थी? संघमित्ता, ठीक है। संघमित्ता डॉटर थी जो बोधि ट्री लेके गई थी। एंड ये अरहत महिंदा सन थे जिन्होंने सरमन डिलीवर किया था। किसको किया था? देवनम पियातिसा को। और जहां से ये पोसन पोया फेस्टिवल की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है टैबू मोनेस्ट्री। ये क्यों न्यूज में थी? एक्चुअली यू मस्ट हैव हर्ड और यू मस्ट हैव सीन कि अभी जो मॉनसून्स हुए तो वो कितने ज्यादा हार्श थे हिमालयन बेल्ट पे, ठीक है। तो उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पे बहुत ज्यादा सफर हुआ। अब इसी के कारण जो टैबू मोनेस्ट्री है वो बहुत ज्यादा प्रोन है इस तरह के क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में की वजह से, क्योंकि ये ट्रांस हिमालयन रीजन में लाई करती है। तो इन्होंने क्या किया? टैबो मिनिस्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अर्ज किया है कि प्लीज कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए ताकि हम कंजर्व कर सकें इस मोनेस्ट्री को, ठीक है। हिमालयन कल्चरल हेरिटेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा रिस्क में है। टॉकिंग अबाउट टैबू मोनेस्ट्री, तो ये स्पीति वैली में है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। एंड 996 सीई में ऋषेन जांगपो, इन्होंने इसको फाउंड किया था, ऋषेन जांगपो। और ही वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आता है क्वेश्चन कि बुद्धिस्ट स्कॉलर है कि जैन स्कॉलर है, तो ऋषेन जांगपो कौन है? बुद्धिस्ट स्कॉलर। एंड ही वॉज अ ट्रांसलेटर ऑल्सो। इनको ग्रेट ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। ही वॉज, अच्छा, पैट्रन किसने दिया है? इस पैट्रोनेज किसका आया है? तो ग्यूगे किंग येशे वेस्टर्न तिब्बत में रूल करते थे, तेबो मिनिस्ट्री को इन्होंने काफी ज्यादा पैट्रोनेज दिया है। अच्छा, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली फंक्शनिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को बिलोंग करती है, सेकंड डिफ्यूजन ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत के साथ एसोसिएटेड है, और इसको अजंता ऑफ हिमालयास कहते हैं। यहाँ पे एंशिएंट मुराल्स है, स्टूको स्कल्पचर्स है, और थंका पेंटिंग्स है। इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजंता ऑफ हिमालयास कहते हैं, एंशिएंट मुराल्स, स्टूको स्कल्पचर, ये सब कुछ। अच्छा, मड ब्रिक कंस्ट्रक्शन है जिसके वजह से हाईली क्लाइमेट सेंसिटिव हो जाती है, अपने कंस्ट्रक्शन की वजह से भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही है। अब इसमें क्या क्या है? 9 टेम्पल्स है, मॉन्क्स टेम्पल है, असेंबली हॉल है, और स्टूपास या केव श्राइन है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि असेंबली हॉल्स को दुखांग कहते हैं, ठीक है। और ये अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंडो तिब्बतियन बुद्धिस्ट आर्ट को हाउस करती है, या वहां पे है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो अभी ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में आती है अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और प्रपोज्ड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, टेंटेटिव लिस्ट में है। बताओ टेंटेटिव लिस्ट कौन बनाता है? फिर क्या होता है उसके बाद? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एक है जो फाइनल नोट देती है। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस करा है ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थ्रेट्स फेस कर रही है, जिसके कारण ये चाहती है कि हमको कंजर्वेशन के लिए काम किया जाए। अच्छा, ये कुछ और इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज हैं, जैसे की गोम्पा है, स्पीति वैली में है, धांकर मोनेस्ट्री है, और नाको मोनेस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे एंशियंट मुराल्स है, और शशुर मोनेस्ट्री है लाहौल वैली में जिसपे द्रुक्पा सेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। टैबो मोनेस्ट्री के कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, इसको अजंता ऑफ हिमालयास कहा जाता है। यहाँ पे स्टूको स्कल्पचर्स है और मुराल पेंटिंग्स है, अजंता, ठीक है। मुराल पेंटिंग्स जो अजंता में भी है वैसी ही पेंटिंग्स यहाँ पर भी हैं। चरेसेन जांगपो जिन्होंने इसका स्थापना करी है, इनको ग्रेट ट्रांसलेटर्स कहते हैं, ठीक है। देन स्पीति वैली, कोल्ड रीजन, कोल्ड डेजर्ट रीजन, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पे, ठीक है। स्पीति वैली में ये लोकेटेड है जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट रीजन है, और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पे है।
और क्लाइमेट चेंज के लिंक करें तो इंक्रीज इन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स और इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्लाउड बस्ट इन हिमालय। ये हमने बहुत डिस्कस करा था जब हम एक्सप्रेस सेशंस देखते थे कि किस तरह से क्लाउड बस्ट इवेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल है जून से लेकर सितंबर हमारा कवर हो चुका है। ये लास्ट आर्टिकल हमारा है दैट इज अबाउट संत कबीर दास जयंती। तो 11 जून 2025 को थी, जिसके कारण ये न्यूज में आया था। इनकी 648th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। नाउ कबीर दास, यू ऑल नो, ही वाज अ सेंट। कबीर के दोहे आज भी रेलेवेंट है। तो इनकी जो टीचिंग्स थी, इनकी जो फिलोसफीज थी, दैट आर मोर लाइक वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को फुल मून वाले दिन सेलिब्रेट किया जाता है एज पर हिंदू लूनार कैलेंडर। और 15th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑलमोस्ट बिलीव किया जाता है कि 1440 सीई में कभी इनका जन्म हुआ था वाराणसी काशी में। एंड ही वाज ब्रॉट अप बाय अ मुस्लिम फैमिली। ठीक है, हिंदू थे बट ब्रॉट अप बाय अ मुस्लिम फैमिली। और 15th सेंचुरी के ये सेंट थे। जो मैं आपको समझा रही थी कि जो भक्ति ट्रेडिशन आया है, तो भक्ति ट्रेडिशन को नॉर्थ इंडिया में 14th 15th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में काफी फेमस हुआ भक्ति ट्रेडिशन। तो उसमें ही इनका भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है, संत कबीर दास का। हमने इनके बहुत सारे दोहे पढ़े हैं, राइट। टॉकिंग अबाउट हिज लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि इंपॉर्टेंट है, तो बीजक है, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर। इसमें से बीजक सबसे इंपॉर्टेंट है और होपफुली आपको पता भी होगा। नाउ गुरु ग्रंथ साहिब, जो हमने देखा था कि गुरु ग्रंथ साहिब किसने बनाया था, याद करो, कमेंट्स में बताओगे अभी। गुरु ग्रंथ साहिब किसने कंपोज किसने किया है, कहाँ से। और इसमें बहुत सारे वर्सेस ऐड हुए हैं, बहुत सारे और लीडर्स ने भी, या जो सिख गुरुज हैं उन्होंने भी ऐड किया है। तो अगर इसमें नॉन सिख कंट्रीब्यूशन की बात करें, लार्जेस्ट नॉन सिख कंट्रीब्यूशन, तो वो किसकी है, संत कबीर दास जी की। मतलब कि संत कबीर दास जी के भी बहुत सारे वर्सेस ऐसे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो ये ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल भक्ति सेंट्स इन सिख ट्रेडिशन। ठीक है, तो इन्होंने सिंपल वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज की है। एंड दिस वाज द होल आइडिया ऑफ भक्ति मूवमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस चल रही हैं, जो तुम संस्कृत की सुप्रीमेसी है उसको खत्म करो भाई, भगवान तो तुमको अवधि या अपनी लैंग्वेज में भी मिल जाएंगे। तो वहीं से अवधि, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली, जो नॉर्मल लोगों की भाषा थी, कॉमन लोगों की भाषा थी, वहीं उसी में इन्होंने लिखा है और उसी में इन्होंने प्रोपाउंड किया है। ठीक है, तो इनकी फिलॉसफी क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो ये निर्गुण भक्ति के को इन्होंने प्रोपाउंड किया है। इनका मानना था कि गॉड की कोई फॉर्म नहीं होती, जैसे हम गॉड को फॉर्म दे देते हैं। तो ये कहते हैं कि गॉड एट्रीब्यूट लेस है, फॉर्मलेस है। तो निर्गुण ब्रह्म का जो आइडिया है उसमें ये मानते थे, ठीक है, कि गॉड इज फॉर्मलेस। इसी वजह से इन्होंने आइडियल वर्शिप को भी रिजेक्ट किया था। और जो अलग अलग डीटीज हैं, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग डीटीज हैं, उसको भी ये खंडन करते थे कि सबका एक ही भगवान है और वो उनकी कोई फॉर्म नहीं है और सबके अंदर भगवान है। सभी के अंदर भगवान रहते हैं, ह्यूमन सोल में भगवान रहते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन और इनर प्योरिटी की बात इन्होंने की थी। और साथ में जो रिचुअल्स चल रहे थे उस समय पे उनको भी अपोज किया था। ही ओपोज्ड रिचुअल्स जिनका कोई मतलब नहीं है। प्रीस्ट डोमिनेटेड रिलीजन को इन्होंने अपोज किया। और साथ में जो हिंदू मुस्लिम प्रैक्टिसेस चल रही थी दोनों के बीच में, उसको इन्होंने अपोज किया था। साथ में कास्ट हायरार्की, सोशल डिविजन्स, ही स्टूड फॉर सोशल रिफॉर्म्स, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अहिंसा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हिंदू मुस्लिम स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। ये तो देखो, जो इनके आइडियाज थे वो तो आप गेस कर ही सकते हैं क्योंकि हमने इनके दोहे पढ़े हैं, राइट। वी आर वेल वर्स्ड विद हिज दोहास, विद हिज थॉट्स। इंपॉर्टेंट ये है कि ये निर्गुण भक्ति को ये याद रखना है कि ये निर्गुण भक्ति में बिलीव रखते थे, फॉर्मलेस गॉड में। इनके लिटरेरी वर्क्स याद रखने हैं, बीजक, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर। गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे ज्यादा नॉन सिख कंट्रीब्यूशन इनकी है। देन अच्छा, अगर हम इनके टीचर्स की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि रामानंद और शेख साकी, ये दो लोग हैं जिन्होंने इनकी फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस किया है, या जो इनके टीचर्स थे, तो रामानंद और शेख साकी। ठीक है, इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको कबीर पंथीज कहते हैं। दोनों हिंदू मुस्लिम लोग इनके फॉलोअर्स हैं और कबीर पंथीज उनको कहा जाता है। लिटरेरी वर्क्स हमने अभी देखे, कबीर बीजक, कबीर परछाई, सखी ग्रंथ, आदि ग्रंथ। अच्छा, आदि ग्रंथ कैसा है, क्यों लिखा है मैंने आदि ग्रंथ यहाँ? अभी अभी हमने देखा कि आदि ग्रंथ किसने कंपोज किया है, किसी सिख गुरु ने कंपोज किया है। अभी अभी हमने उनका नाम डिस्कस किया है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बट
इनके वर्सेस भी आदि ग्रंथ में है, मैं ये बताना चाहती हूँ, ठीक है। देन कबीर ग्रंथावली में है। अच्छा, कबीर पंथ, इनके कबीर पंथीस, इन्होंने इनका जो सेक्ट एक तरह से है उसको कबीर पंथ कहते हैं, जो इनके फिलोसफी को मानते हैं उनको कबीर पंथीस कहते हैं। स्प्रेड मेनली इन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और गुरु शिष्य ट्रेडिशन का इन्होंने एम्फेसाइज किया है। और मेनली इनका जो फोकस रहा है वो रहा है मॉरल लिविंग पे, कि जो इनर प्योरिटी पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है रेदर देन रिचुअल्स। ये भक्ति सेंस इन मेडिवल इंडिया है, ठीक है। तो ये है रामानंद, जिनको रामानंद, तुलसीदास, कबीरदास, वल्लभाचार्य, रायदास, मीराबाई जी, ये कुछ सेंट्स हैं। भक्ति मूवमेंट होपफुली आपने पढ़ा होगा, इस चार्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना कि कौन कौन लोग थे, इनका टाइम पीरियड इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। चलो, अब तो अगर टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, सेशन हमारा खत्म हो चुका है। खैर, टूटना तो नहीं चाहिए, आगे और सेशंस भी होने। चलो, तो विद दिस वी एंड आवर सेशन। 2 घंटे का ऑलमोस्ट सेशन हो गया हमारा। जून टू सितंबर कंप्लीट हो चुका है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना। और क्या करोगे, और ये करोगे कि पॉलिटी और प्लेसेस इन न्यूज वो वाला भी देखोगे, और ये वाला सेशन तो देखोगे ही, और लाइक करोगे और कमेंट करोगे, बताओगे जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर दोगे, और कमेंट करके बताओगे कि सेशन कैसा लगता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।